मैंने ट्रेडिंग आते ही ये नहीं करा, सीधा सौदा पंच करना शुरू करा। जस्ट लाइक आप स्विमिंग पूल में जब सीख रहे होते हो तो 6 फीट डीप में नहीं जाते हो। मैं खाली बुक्स वगैरह पढ़ता था और फिर कुछ आइडिया लगाता था, फिर ऑब्जर्व करता था। कई बारी मैंने महीनों तक एक शेयर की ट्रेडिंग करी है। जस्ट कि एक शेयर है, वो एक शेयर नहीं है मेरे लिए, वो इंक्यूबेशन में लेबोरेटरी में काम चल रहा है एक तरह से। अगर आपको करना है तो वो ट्रेडिंग के हिसाब से करो, जब रियल मनी से कर रहे हो और आपको गट फीलिंग से करना, आपको ईगो सेटिस्फाई करना। पेपर पे करके देखो, 10 में से 6 बारी 7 बारी गलत हो गए ना, तो आपकी ईगो धीरे धीरे अपने आप शांत होने लग जाएगी। आप सबको समझ आ जाएगा कि नहीं, आपकी प्रेडिक्शन गलत होती है। सो यू नीड नॉट बर्न योर रियल मनी फॉर डूइंग इट। कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है तो मेरे को लगता है कि कहीं एक कमाने जा रहे हैं 10 ना देने पड़ जाएं, तो मैं उस ट्रेड से बचता हूँ। तो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग यहाँ पे काम आती है, वो बड़े लॉस से बचा के चलती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुंदन एंड वेलकम टू प्रो ट्रेडर्स पावर्ड बाय अपस्टॉक्स एपिसोड 2। आज हमारे साथ जो ट्रेडर बैठे हैं उन्हें 2 डिकेड का एक्सपीरियंस है। 2007 से मार्केट में एक्टिव है और कमोडिटीज एंड स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि इनका जो 2 डिकेड का एक्सपीरियंस है उससे हम कुछ एक वैल्यूएबल स्ट्रैटेजी सीख सकें। सो वेलकम अमित सर टू आवर पॉडकास्ट। सो आप पहले अपने ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताइए कि आपने मार्केट में ट्रेडिंग कब से स्टार्ट की और उस टाइम पे आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव थी और तब से लेकर अब तक ये जर्नी कैसी रही। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो ग्रेट टू बी हियर। सो बताता हूँ। सो 2007 से मैं फुल टाइम ट्रेडर बना, पर अगर मेरी मार्केट से रिलेशन की बात करें तो वो थोड़ा सा और पहले जाता है। आई रिमेंबर जो आजकल NISM का सीरीज़ 8 जो चलता है, पहले ये NCFM नाम होता था, और वो मैंने 2001 में करा था जब मैं अपनी MBA इन फाइनेंस कर रहा था। तो तब मैंने वो करा था, तो तब से मेरे को डेरिवेटिव्स और स्टॉक मार्केट क्या होते हैं वो सब पता था। उससे पहले पापा थोड़ा बहुत कैश मार्केट वगैरह में करा करते थे डैबल, तो इस तरह से एक्सपोजर हल्का फुल्का रहा हमेशा से। फिर उसके बाद मैं अपनी CA की पढ़ाई भी कर रहा था और फिर मैंने अपने फादर का बिज़नेस भी ज्वाइन करा। मैं चाइना भी गया अपने करियर में अपने साथ। फिर उसके बाद इट्स सो हैपेंड इन 2007 दैट आई फाइनली डिसाइडेड टू कम इनटू मार्केट्स। और उन दिनों शेयर मार्केट में तेज़ी भी बहुत थी। ईयर 2006 एंड ईयर 2007 वर अप एंड अप। सो अच्छा रिटर्न आता था उन दिनों, कोई भी आप अगर अच्छी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी कर लेते थे। सो टू आंसर यू स्पेसिफिकली, मेरी जो शुरुआत हुई वो भी इंट्राडे ट्रेंड फॉलोइंग से। तो उन दिनों कोई बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट थे नहीं। ऑप्शंस डिड एग्जिस्ट, फ्यूचर्स भी थे। सो बेसिकली ऑप्शंस में इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं थी और वीकली वगैरह तो कुछ होता भी नहीं था इस तरह से। तो इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स और इंट्राडे वगैरह अच्छा होता था कि उन दिनों STT वगैरह भी नहीं लगता था, और मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर खर्चा उतना ज़्यादा होता नहीं था, उसके पीछे रिटर्न ठीक ठाक सा। तो वहाँ से मेरी बेसिकली शुरुआत हुई। और जो आपने सवाल किया कि मेरी मार्केट के अंदर फैमिली का क्या रिएक्शन था और था, सो इनफैक्ट इन माय केस माय फादर एक्चुअली एनकरेज मी। ही एक्चुअली यूज्ड टू कजॉल मी कि आजा बेटा तू शेयर मार्केट में कर ले, मेरे को लगता है तू अच्छा करेगा। हाँ हाँ हाँ, बिकॉज मेरा थोड़ा सा रहता था कि मैं मार्केट से दूर रहना। मेरे को तो मार्केट में ये सट्टा होता है, ये वो, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बिजनेस ही करता हूँ अपना, चाहे कम कमाई हो ज़्यादा कमाई हो। सो आई वॉज लाइक, यू मे से had a negative sentiment towards market और I was a bit fearful। so जो भी था मतलब, बट जब मैंने सोचा कि इसमें आना है तो आना है, तो फिर ऐसी तैयारी करके आना है कि भाई पीछे नहीं जाना। सो दैट वाज माय थॉट प्रोसेस व्हाइल आई एंटर्ड। सो अब ये अच्छा ही रहा, पिताजी का अनुमान सही था। 2007 से लेके आज 2026 शुरू हो गया है, 19 साल हो गए पूरे। I remember I started on 7th January 2007 when I decided that okay, it's gonna be full time now। So हाँ, अभी जनवरी है चल रहा है, तो लिटरली 19 प्लस ईयर्स आई एम इनटू 20th ईयर्स ऑफ माय ट्रेडिंग। और जब से शुरू करा तो फिर फुल टाइम ही करा। ये नहीं कि भैया ये जॉब चल रही है, ये बिजनेस पैरेलल चल रहा है और ना मेरी कोई पैसिव इनकम्स है, यही है रोजी रोटी अपनी। सो 19 साल से तो अभी तक कोई लॉस मेकिंग ईयर तो आया नहीं है। सो पिताजी का अनुमान सही था कि हाँ भाई ठीक है बेटा तू अच्छा करेगा। तो सर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे आज के टाइम पे इन 2025 2026 बहुत सारे रिसोर्सेज हैं सीखने के लिए। AI है, यूट्यूब चैनल है, बुक्स हैं, बहुत कुछ। मतलब आज के टाइम पे आप कुछ भी सीख सकते हो। ट्रेडिंग तो सीखना और भी ईजी हो गया है। जब आपके ईयर में 2007 2005 6 की जब बात है तो उस टाइम पे उतने रिसोर्सेज नहीं थे, ऑनलाइन चीज़ें नहीं थी।
तो आपने ट्रेडिंग, आपने बोला कि अभी तक कोई भी ईयर लॉस में नहीं गया, तो वो सीखा कहाँ से? क्योंकि मार्केट में जो मैंने समझा है कि आप बिना सीखे आते हो तो मार्केट में हाथ जलते हैं, राइट? तो वो थोड़े बताओ कि आपने कैसे सीखा और क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपने अडॉप्ट की, और आज हमें क्या सिखाने वाले हैं आप? ठीक है, तो इसका जवाब थोड़ा सा लंबा होने वाला है। थोड़ा ब्रेक में रखेंगे। तो क्या है कि लोगों को ये लगता है कि लोग बड़ी शान से बताते हैं मैं आया मार्केट में और मेरी कैपिटल वाइप आउट हो गई। ये बहुत कॉमन आपको सुनने को मिलता है, मैं आया पहले साल मेरे को घाटा लगा, दूसरे साल घाटा लगा। मैं क्या कहता हूँ, आप कार चलाना सीखते हैं, क्या करते हैं, पूरी गाड़ी को डैमेज कर देते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। नहीं। आप स्विमिंग सीखते हैं, क्या ऐसा होता है कि अरे आप तो ये तो डूबते डूबते बचा तभी स्विमिंग सीखेंगे? नो, देयर इज अ मेथड टू इट, देयर इज अ प्रोसेस टू इट। यस। उसके बाद भी हो सकता है, पर ट्रेडिंग ऑब्वियसली इज नॉट समथिंग लाइक स्विमिंग और ड्राइविंग अ कार, इट्स अ बिट डिफिकल्ट। बट एटलीस्ट कुछ तो तरीका होता होगा जिससे आप ये कैपिटल वाइप होगी, कुछ तो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। सो मेरे को वो क्लैरिटी थी, मे बी बिकॉज ऑफ माई एजुकेशनल बैकग्राउंड और मे बी माई फैमिली एट सम अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू ट्रेडिंग एंड ऑल्सो। मेरे को इतना तो पता था कि यार ये ऐसे ही नहीं है कि कोई भी आएगा, और क्योंकि मैंने लोगों को हारते हुए देखा था कि 100 में से 98-99 लोग हारते ही हैं। देयर आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स हु आर मेकिंग कंसिस्टेंट मनी आउट ऑफ इट। सो द चैलेंज बिफोर मी वॉज नॉट टू मेक मनी, कि एक बार ही बस पैसा बना लो और साइड में हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। इफ आई हैव टू चूज इट एट फुल टाइम करियर, आई हैव टू डिग डीप इनटू इट एंड मेक इट एज अ करियर वेयर आई कैन हैव कंसिस्टेंट मनी टू रन माय फैमिली। करेक्ट। सो उसके लिए फिर मैंने क्या करा, ऐसा नहीं था कि इन दिनों रिसोर्सेज नहीं थे। आई रिमेंबर 1997 माई फादर बॉट मी कंप्यूटर। ओके। अब उस वक्त 30,000 रुपए का उन्होंने कंप्यूटर ला के दिया, तो तब से मेरे को इंटरनेट का एक्सेस तो था। सो 2000 आई रिमेंबर 2003-4 में भी मेरे पास में इंटरनेट वगैरह आ गया था, तो वो सब था। तो अब मैंने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी कि यार ट्रेडिंग तो सीखनी है, यहाँ पे तो कोई रिसोर्स ऐसा अवेलेबल है नहीं कि जहाँ पे जिनके पास जाओ और बोलो कि सर ट्रेडिंग सिखा दो मेरे को। यस। सो मैं अमेजोन यूएसए पे गया। अमेजोन इंडिया तो 2015 में आया है। यस। अमेजोन यूएसए पे गया, वहाँ पे बुक्स डाली, इन्वेस्टिंग की कौन सी बुक्स है, ट्रेडिंग की कौन सी बुक्स है, ट्रेंड फॉलोइंग के रिगार्डिंग कौन सी बुक्स है। सो थोड़ा बहुत मेरे कजन्स वगैरह से जो ऑलरेडी ट्रेडिंग में थे उनसे बात करके और करके थोड़ा आइडिया तो लग गया कि ट्रेंड फॉलोइंग जैसी कोई चीज़ होती है, ये प्रॉफिटेबल होती है, और इस तरह से करके तो उसके ऊपर बुक्स वगैरह मैंने देखना शुरू करा। ओके। कोई बुक्स है जो आप रिकमेंड करना चाहोगे जो आपने उस टाइम पे पढ़ी हो? हाँ, तो उस वक्त क्या होता था, अमेजोन पे गए, आप देखते थे कि टॉप 100 उसमें दिखाता ना, टॉप बेस्ट सेलर्स और इस तरह से करके। तो बेस्ट सेलर में जैसे आती थी ट्रेडिंग इन द लिविंग रूम, ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग बाय अलेक्जेंडर एल्डर। ओके। इस तरह से तो उन पे देखी, वैसे लगा गुड फॉर ए बिगिनर, बट उससे कोई ऐसे आपको स्ट्रेटजी या स्टार्टिंग पॉइंट्स नहीं मिलता। फिर उसके बाद माइकल कोविल की ट्रेंड फॉलोइंग थी, तो उसके अंदर वो ट्रेंड फॉलोइंग के एडवांटेजेस और वाई इट वर्क्स, द साइकोलॉजिकल साइड ऑफ इट, तो उसकी बात करते हैं और करते हैं इस तरह से। फिर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो मेरे को पड़ा वो पड़ा मार्केट विजर्ड सीरीज़ का, जो जैक श्वागर की मार्केट विजर्ड सीरीज़ है। अच्छा, ऐसा नहीं था कि रिसोर्सेज नहीं थे, उस वक्त भी मेरे को ध्यान है ईबे से आई ऑर्डर्ड इट एंड आई गॉट इट। सो मुश्किल से मिलती थी पर खोजने पर मिल जाती थी। और बहुत सारी बुक्स इंटरनेट से कहीं ना कहीं पीडीएफ डाउनलोड वगैरह करके और उनके फिर प्रिंट्स निकाल के स्पाइरल बाइंडिंग करके और वो सब मैंने करी। ठीक है। तो मैंने ट्रेडिंग आते ही ये नहीं करा सीधा सौदा पंच करना शुरू करा। जस्ट लाइक आप स्विमिंग पूल में जब सीख रहे होते हो तो 6 फीट डीप में नहीं जाते हो, आप साइड में, आपका कोच कहता है कि ये किक करो, ये ऐसे ऐसे करना आपको। खाली मैं खाली बुक्स वगैरह पढ़ता था और फिर कुछ आइडिया लगाता था, फिर ऑब्जर्व करता था। कई बार मैंने महीनों महीनों तक एक शेयर की ट्रेडिंग करी है, जस्ट कि एक शेयर है, वो एक शेयर नहीं है मेरे लिए, वो इंक्यूबेशन में लैबोरेटरी में काम चल रहा है एक तरह से। तो इस तरह से प्रैक्टिस, हाँ, वो चीज़ चलती थी कि भाई सामने सामने क्या हो रहा है, और इस तरह से धीरे धीरे ऑब्जर्व करते रहना। तो दिस इज़ हाउ स्टार्टेड कि बुक्स को मैंने पहले शॉर्ट लिस्ट करा, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में फिर उनको एक एक करके पढ़ना शुरू करा। सो दैट गिव मी अ हेड स्टार्ट कि हाँ, मेरे को एक मोर देन एवरेज पर्सन, मेरे को ज़्यादा पता था कि करना क्या है नाउ इट्स। और कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी जैसे थी वो मेरी सिस्टर पहले से कर रही थी ट्रेडिंग, तो उससे भी मेरे को एक आइडिया हो गया एंड आई हैड अ काइंड ऑफ हेड स्टार्ट गेटिंग इनटू मार्केट्स। ठीक है। ओके। सो सही है, आपने किताबों से सीखा, और आज हमें आप क्या सिखाने वाले हैं? क्योंकि आपका जो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, आपने सारे मार्केट देखे हैं, आपने 2008 का क्रैश देखा, फिर उसका रैली देखी, फिर 2020 का क्रैश देखा, फिर रैली देखी। सो वो ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको इतने लंबे समय तक सरवाइव करके रखा, प्रॉफिटेबल रखा? सो हमें भी कुछ ऐसी अच्छी सी स्ट्रैटेजी सिखाइए जिससे ऑडियंस को सीख के और वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सके। सारे सीक्रेट्स आज जानना चाहते हैं। अरे सर, बिल्कुल। तो बताइए तो सर। सो सी, इसके लिए क्या है कि
एक तो डायनामिज्म चाहिए, ये नहीं है कि एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ। मैंने आज शुरू करा इंट्राडे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से शुरू करा, फिर उसके बाद 2009 में कमोडिटीज़ करा, ओके उसके बाद जब इंडिया में करेंसी ट्रेडिंग वगैरह पॉपुलर हुई तो आई रिमेंबर इट वाज प्रॉब्ली 2013-14, तो 2-2.5 साल तक मैंने करेंसी ट्रेडिंग भी करी। उसमें 4 पेयर तो खुले अवेलेबल होते थे, वो भी करे। अब जो कमोडिटी 2009 से शुरू करी थी वो भी अब तक चल रही है। इक्विटी के अंदर पहले इंट्राडे से शुरू करा, फिर फ्यूचर्स ट्रेंड फॉलोइंग करी, फिर उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शंस का करा, इंडेक्स ऑप्शंस का करा। अब 2026 तक आते आते ये है कि कमोडिटीज़ भी चल रहा है, इंडिविजुअल स्टॉक्स भी चल रहा है, इंडेक्स ऑप्शंस भी चल रहा है, इंट्राडे भी चल रहा है, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में चल रहा है। सारी trading कर लॉट ऑफ थिंग। आप बताओ क्या सीखना है इसमें? आपका जो फेवरेट हो, जो आपको लगता है कि नहीं ऑडियंस सीख के अच्छी ट्रेडिंग कर सके, वो आप सिखाइए हमें। ठीक है। सो आज मैंने वही सोचा कि सो मच थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी की हम बात करेंगे जो कि मेरी ब्रेड एंड बटर स्ट्रेटजी, और जो मैं उसके अंदर मेरे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल जो मैंने डिप्लॉय कर रखी है, सो वो मैं बताऊंगा। ठीक है सर, प्लीज। और सो शैल वी स्टार्ट? या बिल्कुल। ओके ओके। सो मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी का नाम दिया है कॉन्डोर्स दैट सर्वाइव ट्रेंड्स। ओके सो बेसिकली यही है कि आज कोई बेसिकली है तो अगेन ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रेटजी कि आपको क्रेडिट लेना है। अभी क्रेडिट लेना है, लेकिन क्रेडिट सिर्फ बेचते वक्त आता हो, एक्सपायरी तक भी आपकी जेब में रहना चाहिए। एंड जो ट्रेंड्स होते हैं वो किसी भी ऑप्शन राइटर का दुश्मन है। करेक्ट। सो उससे हमें बचना है, तो अपने आप को सेफ रखते हुए भी करना है। दूसरा, चलो कमाने के लिए टेबल पे थोड़ा तो पैसा रखना पड़ेगा। कोई कहता है कि जीरो रिस्क स्ट्रेटजी है, तो ऑन पेपर ही होती है जनरली। सो देयर हैज टू बी सम मनी दैट यू आर पुटिंग अपॉन टेबल। सो वो भी है इसके अंदर, बट हाउ टू मिनिमाइज योर रिस्क और हाउ टू keep your risk in check and still make a consistent money. So that's the whole idea behind this strategy. Okay, perfect. And this is not something which gonna make you millionaire overnight, but maybe over the years it gonna make you millionaire. Obviously धीरे धीरे ही अमीर बनते हैं लोग, जिनको एक दिन में बनना होता है वो एक दिन में गरीब भी हो जाते हैं मार्केट में। हाँ, so उनको हम्बल करके मार्केट बाहर भेज देता है। सो अभी क्या है कि जो कोई एक रात में ऐसा कोई स्ट्रेटजी सोच रहा है कि ऐसा वाला है, तो वो तो कह सकते हैं शो का वैसा मुद्दा ही नहीं है। हम जब हम शो ये प्लान करें तब भी हमने ये सोचा था कि हम सिर्फ जेन्युइन ट्रेडर्स को ही लाएंगे, जो एक्चुअल स्ट्रैटेजी, जो एक्चुअल ट्रेडर्स हैं और एक्चुअली मार्केट बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं। सो हमारा वैसा ड्रीम सेलिंग और वो सब का काम ही नहीं है। सो आप प्लीज अपनी स्ट्रेटेजी। या दैट्स द थिंग। आई मीन एनीबडी हु इज वाचिंग, एनीबडी हु इज ट्राइंग टू लर्न शुड हैव रियलिस्टिक एटीट्यूड। ये नहीं कि अरे एकदम से कुछ मैजिक कुछ आ जाएगा कर जाएगा। मेरा हाँ 19 साल में मेरे को तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं समझ आया कि यार ये चीज़ फॉलो कर लो और खट करके पैसा बनता जाएगा। यू हैव टू, इवन विद ऑल योर एफर्ट एंड इवन विद ऑल द स्ट्रेटजीज, यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग एंड यू हैव टू कीप द हार्ड वर्क. So without much waiting, I'll share my PPT with you. Sure, sir. So we go to this little bit about me. So I already told you I did my MBA way back in 2001, and then in 2007 I also completed my chartered accountancy. Okay. वो भी बीच में लटक के हुई मेरी, because I was into business and all everything, but I did complete in 2007. Okay. So उसके अलावा मेरा इंटरेस्ट रहता है इकोनॉमिक्स में. So मतलब I call myself economist. I'm not educated for it, but you are educated. But I do keep an eye on economic scenarios and all. That's more like a hobby, apart from gardening and cooking, etc. That I do. Okay. So, and this is the picture that you see. हाँ, वो देखा बंदूक लेके। हाँ. So I was never in police. Okay. This is from my shooting for. एक्टिंग भी करी हुई है। So sir, trading, acting, CA, that was just a hobby thing, but I did really enjoy it. So that's a bit about me. Okay. So now this is my family, and इसकी एक खास बात ये है, ऐसे ही नहीं है रैंडम पिक्चर्स, सभी ट्रेडर है मेरी फैमिली में। अच्छा, सब लोग। हाँ, both my sisters and my cousin and my father, we are all traders. So it's all a family business as well. Okay. So Kundan, before I get into strategy itself, कुछ फंडामेंटल रूल जो स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकल बनाते हैं, वो ये है, सबसे पहली चीज़ है कि हमें प्रेडिक्शन नहीं करनी है। प्रेडिक्शन, मेरे 19 साल के करियर में मैंने कभी वो प्रेडिक्शन वाली अप्रोच ही नहीं करी कि यार मैंने कुछ प्रेडिक्ट करा, मैं सही हो गया तो पैसे बना रहा हूँ, प्रेडिक्शन गलत हो गई तो पैसे नहीं बना रहा। ठीक है, मतलब या तो प्रेडिक्शन ऐसी हो कि सही हो जाओ तो पैसे बनाओ, गलत हो जाओ तो पैसे नहीं लगे, चलो आए भी ना रह जाए, या तो इतनी सेफ स्ट्रेटजी बनाओ। अदरवाइज प्रेडिक्शन का ज़्यादा रोल है नहीं कोई। मेरे लिए रोल रहता है पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी का, प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस का।
तो जैसे नसीम निकोलस तैलब का इन्वेस्ट इन प्रिपेयर्डनेस नॉट इन प्रेडिक्शन। करेक्ट। तो मेरा वही रहता है कि मेरा जो भी सिस्टम बन रहा है वो प्रिपेयर्ड रहें हर इवेंचुअलिटी को हैंडल करने के लिए, कि मार्केट का कुछ भी हो जाए, कोई भी बड़ी मूव आ जाए, योर सिस्टम नीड्स टू बी रेजिलियंट इनफ, स्ट्रांग इनफ टू हैंडल दैट। ये नहीं है कि अब यू विल बी एवरी टाइम विल बी लेफ्ट अनहर्ट। हो सकता है थोड़ी बहुत चोट लगे, बट इतना नहीं कि आपकी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कैपिटल इज वाइप्ड आउट, यू आर थ्रोन आउट ऑफ मार्केट। वो नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ, आपकी स्ट्रेटजी नीड्स टू बी स्ट्रांग इनफ दैट यू स्टिल स्टे strong part of the game, you stay in the game, that's the main thing. सो बेसिकली ऑलमोस्ट 20 साल के एक्सपीरियंस में आप ये कह सकते हो कि मार्केट में कोई नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्लेम करते हैं कि अरे हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया है और हमें पता है कि मार्केट इधर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, वहाँ से नीचे जाएगा। सो इस पे आपका क्या व्यू है, क्योंकि आपने बोला मेरा नेक्स्ट पॉइंट देखो यही है, मार्केट हैज हम्बल्ड मी मैनी टाइम्स। ओके। सो I'm like very thoughtful person, keeping an eye on सारे जियो पॉलिटिक्स वगैरह पे सारी नज़र रहती है मेरे को। पॉलिटिक्स का मतलब करने का शौक नहीं, बट ऑब्जर्व करने का और करने का बचपन से ही शौक है। मतलब व्हेन आई वाज स्कूल किड एज वेल, आई ऑलवेज हैड एन आई। सो बड़ा ध्यान रहता है, ये ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है, इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान रहता है। बट एक्चुअली दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज मेरी ट्रेडिंग जो है वो प्रेडिक्शन पे बेस नहीं है। तो जो भी मेरी प्रेडिक्शन होती है ना, तो मैं ऑफिस में कई बार मजाक में भी करता हूँ, ये प्रेडिक्शन के लिए कर लिया पेपर ट्रेड, अब घाटा भी पेपर पे लगेगा, फायदा भी पेपर पे ही होगा। रियलिटी में ट्रेडिंग जो होगी वो सिस्टम पे होगी। अगर आपको कोई गट फीलिंग से कोई भी ट्रेड आ रहा है, वो पेपर पे कर लो, पेपर पे नुकसान हो जाएगा, पेपर पे फायदा हो जाएगा। एंड गेस व्हाट, ज्यादातर टाइम मुझे घाटा ही होता है पेपर पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे जाएगा, तो मेरे कुछ स्टाफ मेंबर्स होते हैं, मैंने कहा 2 लॉट बेची, ये 2 लॉट खरीदी, मतलब ऐसे आपका गट फीलिंग के ऊपर, और फिर उसका पता लगता है अरे तो हो गया, लॉस हो गया, काटो पेपर पे ही कटता है वो। सो दिस इज बेसिकली माय आइडिया टू कीप दैट गट फीलिंग और इंस्टिंक्टिव फीलिंग आउट ऑफ द गेम। अगर आपको करना है तो वो ट्रेडिंग के हिसाब से करो, जब रियल मनी से कर रहे हो, और आपको गट फीलिंग से करना, आपको ईगो सेटिस्फाई करना, पेपर पे करके देखो, 10 में से 6 बारी 7 बारी गलत हो गए ना, तो आपकी ईगो धीरे धीरे अपने आप शांत होने लग जाएगी। आप सबको समझ आ जाएगा कि नहीं, आपकी प्रेडिक्शन गलत होती है। सो यू नीड नॉट बर्न योर रियल मनी फॉर डूइंग इट। अभी सर ये आई गेस सिर्फ 5 से 10 मिनट के डिस्कशन में समझ में आ गया कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, राइट? क्योंकि वो बात तो में समझ में आ जाती है। सो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है आपके पास हमारे लिए आज। तो उसके अलावा बेसिक्स वही, अपना प्रेडिक्शन पे काम करना है, सिस्टम के पीछे काम करना है, डिसिप्लिन पूरा रखना है, जो भी काम करना है, और मेहनत से नहीं घबराना है। वो तो हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा जी। अब उसके बाद वही है, जैसे 1-2 चीज़ें और है, आप जब एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो और बता देता हूँ। जी सर, बिल्कुल। इतने सालों में बहुत सारे ट्रेडर्स का मैंने सुना है, अरे पावर फेलियर हो गया था, कंप्यूटर फेलियर हो गया था, ब्रोकर से ये हो गया, एपीआई काम नहीं कर रही थी, ये वो करके। अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, सो यू डू नॉट कंप्लेन अबाउट मैकेनिक्स, यू डू नॉट कंप्लेन अबाउट टूल्स। मेरे पास क्या रहता है, 2-2 3-3 इंटरनेट रहते हैं, हमेशा मशीन्स एक्स्ट्रा रहती हैं, ठीक है। ब्रोकर का भी एक सेकेंडरी बैकअप रखने की कोशिश करता हूँ। सो इस तरह से करके आपको जो भी आप ह्यूमनली कंट्रोल कर सकते हो ना, वो आप कंट्रोल करके चलो। ये नहीं हो कि ओह ये हो गया वो हो गया, क्योंकि मान के चलो जब आप 20 साल काम कर रहे हो तो ये सब चीज़ें तो होनी ही होनी है, ऑब्वियसली, बिल्कुल। सो उसके लिए आप पहले से जो विजुअलाइज करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, वो निकाल के चलो। दैट्स व्हाट आई कॉल टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये अप्रोच भी उसी में रखो। ये नहीं कि एकदम से, कई बार मैंने लोगों से सुना, अरे वो तो सडन मूव आ गई, अरे उस मिनिस्टर ने ऐसा बोल दिया, वो तो बदमाशी चल रही है, तो ऑपरेटर ने किया हुआ है, ये तो ने बोल दिया, हाँ ये तो ट्रैप है, ये है फला है, अरे मेरे को तो लग ही रहा था। नहीं, ये सब होना है, ये सब होना है। आप उसको टेक इट इन स्ट्राइड, वो सब होना ही होना है। अब आप फुटबॉल खेलते हो, फॉल प्ले तो होना ही होना है ना, अड़ंगी लगाएगा ही, आपकी टांग टूटेगी, आप प्रिपेयर्ड रहिए। हाँ प्रिपेयर ही है बिल्कुल, उसके लिए आप होएगा, इंजरी भी होएगी, सब होएगा, बट यू हैव टू कीप ऑन प्लेइंग। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। करेक्ट सर, ओके। सो दिस इज़ अनदर थिंग कि थोड़ा सा एज ए ऑप्शन ट्रेडर जब हम बात करते हैं तो प्राइसेस पे तो ध्यान रखो, बट सेकंड ऑर्डर थिंकिंग के अंदर आपका ये रहता है कि अगर मार्केट इस तरह से बिहेव कर रहा है तो ऑप्शन कैसे बिहेव करेगी, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, इस पे थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे? जैसे मैं बताता हूँ कि कोई इवेंट होने वाला है और एकदम से आप देखते हो आईवी स्पाइक्स हो गई। अब इवेंट मान लो उसके 2 रीजन, सिर्फ 2 ही हैं। बजट आने वाला है,
हाँ, बजट भी छोड़ो, जब लेट्स से इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं तो आपके उसमें कोई मेजर इवेंट है। हाँ, उसमें जनरली 2 ही आउटकम है, 1 और 2। अब आपको लग रहा है कि ये आउटकम आएगा या करेगा, वो दैट इज़ फर्स्ट पार्ट कि आपने उस आउटकम के ऊपर बेट लगा ली कि मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने यू वेंट लॉन्ग इन फ्यूचर्स और यू वेंट लॉन्ग इन कॉल्स और यू वेंट शॉर्ट इन पुट्स, वो आप कई सारे ट्रेड्स लेके उसको प्ले कर सकते हो, दैट इज़ वन पार्ट। हाँ, तो मैं आपको 2014 के इलेक्शंस का एग्जांपल देता हूँ। तो तब क्या हुआ था कि मैं इलेक्शंस में नज़र रख रहा था, 6th-7th राउंड की जब पोलिंग हुई थी उसके बाद में मार्केट अप जा रहा था। ठीक है। सो दैट गिव मी अ क्लियर हिंट कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और मार्केट है वो मैच कर रहा है। सो इट वाजंट जस्ट द प्रिडिक्शन एंड गट फीलिंग ट्रेड, इट वाज बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। ओके। सो मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरे को ये लग रहा था कि भाई मोदी जी आने वाले हैं। ओके। सो पर मैं क्या देख रहा था कि even OTM calls, even when market has went up, I can't recall how many points, but it went up significantly in that last 2 weeks or so. उसके बाद भी OTM की कॉल्स काफ़ी ऊपर थी। ओके। सो मैंने कहा मार्केट ने काफ़ी हद तक ये रिजीम चेंज को प्राइस इन कर लिया है। ओके। सो मैंने कहा अगर फार आउट ऑफ द मनी की कॉल्स में बेचता हूँ, रिस्क बड़ा था ऑब्वियसली क्योंकि इस तरह के इवेंट्स में काफ़ी कुछ हो सकता है एंड आपकी, मैंने कहा पोजीशन साइजिंग स्मॉल रखते हैं, बट ऐसा करते हैं कि ये जो OTM की कॉल्स है शॉर्ट करने में फ़ायदा है। तो बेसिकली हुआ क्या, जो इवेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे दुनिया या मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था वही हुआ। मार्केट के लिए भी पॉजिटिव था, लेकिन जो कॉल खरीदने वाला था मेरे से उसको नुकसान हुआ क्योंकि वो मार्केट अप तो गया लेकिन वो वॉल नीचे आने करने से और से वो काफ़ी कम हो गया। तो मैं एकदम से मान लो आई कैंट रिकॉल एग्जैक्ट नंबर्स, बट लेट से कोई चीज़ 100 रुपये की बेची थी या 100 पॉइंट्स की बेची थी, वो 30 पे मेरी कवर हो गई इस तरह से करके। सो आई हैड अ गुड ट्रेड लाइक दैट। सो इस तरह से थोड़ी सी इस तरह की समझ रखने से आप अपने आप को बेसिकली प्रॉफिट तो बाद की बात है, बड़े लॉस से बचा सकते हैं। ये मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ लॉस से बचाने के लिए अपने आप को, कि कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है तो मेरे को लगता है कि कहीं एक कमाने जा रहे हैं 10 ना देने पड़ जाएं, तो मैं उस ट्रेड से बचता हूँ। तो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग यहाँ पे काम आती है, वो बड़े लॉस से बचा के चलती है आपको। ओके। सो बेसिकली आपने जो एग्जांपल दिया उससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जब इवेंट था, इवेंट की वजह से बहुत प्रीमियम स्पाइक्ड थे, तो बेसिकली आपने स्पाइक्ड प्रीमियम को, जो आईवी स्पाइक हुई है उसकी वजह से प्रीमियम स्पाइक हुआ है, उसको आपने शॉर्ट मारा। एंड देन इवन अगर मार्केट इवेंट के बाद ऊपर भी गया होगा, राइट, गया था, बट बिकॉज क्योंकि आपने आईवी स्पाइक वाले प्रीमियम को सेल करा है, ऊपर जाने से भी वो आईवी क्रश होगी और आपके प्रीमियम क्रश का फायदा आपको वहां पे हुआ होगा, राइट? दैट्स ट्रू। सो बेसिकली सेकंड ऑर्डर थिंकिंग है कि अगर इंडेक्स आप जो स्पॉट ट्रेड कर रहे हो, लेकिन अगर आपने ऑप्शंस के प्रीमियम बिहेवियर को अगर ठीक से आप समझते हो तो आप और प्ले अराउंड कर सकते हो। ट्रू राइट? दैट। चलो, ओके सर, थैंक यू। सो नाउ ये वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस वन। ओके। सो अब सबसे पहले समझते हैं आयरन कॉन्डोर क्या होता है। ठीक है। आयरन कॉन्डोर में बेसिकली हम एक स्ट्रैंगल बेचते हैं और दूसरा स्ट्रैंगल उससे बाहर का बाय कर लेते हैं, आयरन कॉन्डोर हो गया। इट कुड बी अदर वे अराउंड एज वेल, अगर पास का हमने खरीद के दूर का बेच दिया या दूर का पास का बेच के दूर का खरीद लिया, इट कैन बी आइदर वे, बट इस स्ट्रेटजी को कॉन्डोर आयरन कॉन्डोर बोलते हैं। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक हमारा कॉल स्प्रेड है और एक हमारा पुट स्प्रेड है। ठीक है। सो ये जनरली कॉन्डोर तब बोलते हैं जब ये फ्रॉम द मनी इक्वी डिस्टेंट होते हैं। ओके। अब एग्जाम्पल के तौर पे कोई शेयर है 1000 रुपये का, ठीक है सर। उसकी आपने 960 की आउट ऑफ द मनी पुट बेची और इधर एक साइड कॉल बेची, 1040 कॉल बेची। ठीक है। ये पहला बेचा, ये आपने स्ट्रैंगल एक तरह से बेच दिया, पर उससे क्या होगा, अनलिमिटेड रिस्क हो जाएगा। तो लेट से मैं उसको कवर करने के लिए 20-20 रुपये दूर की, 20-20 पॉइंट दूर की, तो नीचे 940 की पुट और ऊपर 1060 की मैंने कॉल, 1060 की कॉल मैंने बाय कर ली। सो आई एम बेसिकली शॉर्ट वन स्ट्रैंगल एंड लॉन्ग वन स्ट्रैंगल। सो मेरा उससे रिस्क लिमिट हो गया। हाँ, बट रिस्क तो चलो एक बात है, एक विजुअलाइज ऑप्शन में मैं विजुअलाइज करता हूँ चीज़ की, भाई कैसे हो रहा है सारा कुछ, कि अब आपको इक्वी डिस्टेंस पे आप खड़े हो तो आपको पता है मेरा रिस्क ब्रैकेट कहाँ पे है, तो आपको पता है कि इसके बाहर जाएगा करेगा। तो जैसे वो पे ऑफ चार्ट आता है ना, पे ऑफ चार्ट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी बनना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है शुरू में बने, बट करते करते वो एक कोशिश आपकी होनी चाहिए कि हाँ मेरे दिमाग में मैं क्विकली विजुअलाइज करूँ, क्यों, बिकॉज जैसे एबेकस में नहीं होता कि आप विजुअलाइज करके करते हैं तो अपने आप को माइंड को कंडीशन कर लेंगे ना, तो फिर पे ऑफ है ना आपके दिमाग में बनने लग जाएगा। एग्जैक्टली, मैं समझ सकता हूँ। ओके, सो सर पहले बेसिकली थोड़ा आयरन कॉर्डर में ऑडियंस को समझा देता हूँ, फिर आपके स्ट्रैटेजी में डीप डाउन करेंगे। बिल्कुल। सो आपने बोला कि
एक कोई अगर स्टॉक 1,000 रुपए का है तो मैं उससे लेट्स से 50 पॉइंट ऊपर जाके मैं कॉल सेल कर रहा हूँ, ओटीएम कॉल, और उसको हेज करने के लिए एक 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर जाके मैं हेज बाय कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रू ट्रू कॉल साइड में ओटीएम कॉल मैंने सेल किया। सेम पुट साइड में एक इक्वी डिस्टेंस लेट्स से 50 पॉइंट्स हम दूर 950 की पुट बेच रहे हैं और उसका दूर जाके हेज बाय कर ले रहे हैं। दिस इज आयरन कॉन्ट्रा। सो बेसिकली जो हम हेज ले रहे हैं उससे हमारा रिस्क जो है वो डिफाइन हो जा रहा है, प्लस हमारा मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। करेक्ट, ट्रू ट्रू ठीक है सर। तो बिल्कुल आप आगे और समझाइए ये क्या है स्ट्रैटेजी। कॉन्डोर बेसिकली समझ आ गया। अब सबसे बेसिक और आसान है इसके अंदर। अब देखो अगेन एक दो चीज़ें और है। हमने क्या करा है, रिस्क अपना डिफाइन कर लिया, इक्वी डिस्टेंट पे है, और ये देखो डायरेक्शन न्यूट्रल स्ट्रेटजी है। हम कॉल भी बेच रहे हैं, पुट भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम कोई तेजी मंदी किसी शेयर के अंदर प्रेडिक्ट नहीं करने की ज़रूरत अपने को। यू नीड नॉट बी एक्सपर्ट। हम वही प्रोबेबिलिटी और अपने पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो चांसेस आपके प्रॉफिट कमाने के ज़्यादा हैं। ठीक है। तो भाई इतना ही सिंपल है इसके अंदर, ज़्यादा कोई नहीं है कि इसके अंदर आपको ये चार्ट देखना है वो चार्ट देखना है। मेरे को कोई चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी ब्यूटी है कि इसके अंदर आपको चार्ट वगैरह कुछ नहीं खोलना सर पड़ता। एक्चुअली मार्केट में सिंपल चीज़ें ही काम करती हैं, लोग कॉम्प्लिकेट जबरदस्ती का कर देते हैं। हाँ कुछ हद तक ट्रू है, या यूँ समझ लो हमें क्योंकि आप भी तो देखो बहुत सिंपल सेटअप ही कर रहे हो ना इतने टाइम से। पता नहीं हमारे लिए तो अब कई लोग करते होंगे, कॉम्प्लेक्स भी करते होंगे, आई डोंट नो, बट फॉर मी इट्स लाइक दिस। या या ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सो हाँ। अब इसके अंदर कई सारे एक स्ट्रेटजी है ना। कई लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी की जब बात करते हैं ना तो एक सेटअप कर देते हैं कि ऐसा कर लो, और ये एंट्री है, और या तो ये एग्जिट है, और एक सिनेरियो का एग्जिट बता देते हैं, एंड दैट बेसिकली इनकम्प्लीट, दैट लीव्स मोर क्वेश्चन unanswered than answered, and they give you a hazy picture rather than clarity. ओके। बट अब जब मैं आपने बोला कि भाई कोई अच्छी स्ट्रेटजी बताओ, सो इट हैज टू बी कंप्लीट इन एवरी सेंस। ऑब्वियसली एक चीज उसकी चीज क्लियर होनी चाहिए कि तब भी ये नहीं है कि बंदा अगले दिन से प्रॉफिट चालू, नो 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 नो, मे नॉट बी सो, बट स्टिल एक अच्छी खासी हेड स्टार्ट मिल जाती है। उसके बाद थोड़ी सी खुद की मेहनत से आप एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके हाथ में आ जाएगी जो कि वर्केबल होगी और जो कि इम्प्लीमेंटेबल होगी। ठीक है सर। सो दैट्स द होल आइडिया। ठीक है। तो सबसे पहले तो अब आपने बता दिया कि कॉन्डोर करना है, भाई किस में करना है, स्टॉक सिलेक्शन इंडिविजुअल स्टॉक्स में करना है, ये भी मैंने बता दिया। हाँ। क्योंकि इंडेक्स वाले तो बहुत कर रहे हैं और कर रहे हैं, इंडेक्स वाला भी अपनी जगह सब सही है, मैं उतना इंडेक्स वाला नहीं करता हूँ। ओके, एनी रीजन सर? कोई अगर इंडेक्स में सेम स्ट्रेटजी वर्क कर सकती है, इंडेक्स पे भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। इंडेक्स में आई बिलीव दैट इंडेक्स इज so much more competitive that there is not much juice left in indices। कि इंडेक्स के स्प्रेड करते हैं तो प्रोबेबिलिस्टिकली अगर जो उसको बैक टेस्ट भी करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि आपको ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, मतलब। और यही कैपिटल आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में डिप्लॉय करते हैं तरीके से, सो यू आर गेटिंग मोर रिटर्न ऑन योर मनी। सो दैट इज द बेसिक रीजन व्हाई आई एम कीपिंग अवे फ्रॉम इंडिसेस। क्योंकि आपको मार्केट का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो ये जो आपने बोला ना कि मार्केट में बहुत ज़्यादा जूस बचा नहीं है अभी अभी इंडेक्स में, तो क्या ये अभी हो गया है आफ्टर कोविड, या उससे पहले भी ऐसे ही सिनेरियोज थे इंडेक्स ऑप्शंस में? थोड़ा इस पे हमें अपने एक्सपीरियंस से बताओ। नहीं, इंडेक्स ऑप्शंस का मैं बताता हूँ। एक तो गेम चेंजर हुआ वीकली के आने से। ओके। वीकली के आने से पहले तो जो असली मूवमेंट वगैरह है, आज भी जो लोग करते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे एक्सपायरी ट्रेडर्स हैं जो 1DT 0DT करते हैं, तो उस वक्त भी 1DT 0DT वाले प्लेयर्स होते थे। बट सिंस आई वाज एक्टिव इन इंडिविजुअल स्टॉक्स वगैरह, तो उधर हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं गया, बट इट वाज इवन देन ल्यूक्रेटिव। बट वो कितना टाइम मिलेगा आपको, महीने के एक दो दिन खाली। सो वो मिलते थे। उसके बाद जब वीकली आया तो फिर ये सारा गेम चेंजर हुआ। तब भी असली पैसा बताऊँ कैसे बनाते थे लोग। अभी सेबी ने रूल्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए और कर दिए। पहले लेवरेजिंग वगैरह है ना, एक ब्रोकर एट रैंडम दे दिया कर सकते थे, देयर वाज नो रेगुलेशन अराउंड इट। सो उस वजह से पीपल दोज हु आर यूजिंग लेवरेज एंड टेकिंग हाई रिस्क, सो जिनको अच्छा तरीका करने को आता था, दे मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी इन उस डेज। ओके। फिर उसके बाद जब कोविड आया एंड आईवी स्पाइक्स वगैरह हो गई कर गई, तो उसमें देन वाज अ बिट लॉपसाइडेड इन फेवर ऑफ सेलर्स ऑप्शंस। ओके। हाँ। सो तो वहाँ पे इंडेक्स के लिए वॉल्यूम निकलना और प्रॉफिट निकलना सब हुआ। उससे पहले प्रॉफिटेबल था, मेरी रोजी रोटी चली रही थी उसी से। बट अगेन पोस्ट कोविड सिनेरियो हैज चेंज, और अभी जब तो 2025-26 तक आते आते
वही प्री कोविड वाले सिनेरियो हो गया है जहाँ पे हम्म। यू हैव टू ग्राइंड अ लॉट टू मेक Make सम money. अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो Okay. तो है ही, मतलब कोविड वाला जो 3-4 साल निकले वो तो आउटलाइनर थे। ऑब्वियसली सो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी थी। ये थोड़ा सा मैं ओवर द ईयर्स फर्क देख पाया। ठीक है, सो अभी आपने बोला हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में एरन कॉन्डो देखने वाले इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखने वाले हैं। हैं। ठीक है, तो ठीक है, उसमें थोड़े और स्टॉक सिलेक्शन वाले हाँ, क्राइटेरिया तो पे अब आओगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। सो अब ऑब्वियसली लगभग 200 स्टॉक आपके एफ&ओ पे रहते हैं। हाँ। कभी 190 हो जाते हैं, कभी हर हाँ, हर कभी महीने ज़्यादा भी, 2-5 आते जाते रहते हैं। सो 200 के 200 में से आप समझो कि अब सारे के सारों में ट्रेड नहीं हो पाएगा अपना, और सारे के सारों में करना भी नहीं है। तो हम अपना पैसा उसी में लगाएंगे जिसमें अपने को बेस्ट रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो उसके लिए एक आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप कैसे सेलेक्ट करोगे। ओके। सो उसके लिए टेक्निक होती है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। नहीं सॉरी, ऐसा नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं है। ओके। सो देयर हैज टू बी है क्वांटिफाइबल अप्रोच टू इट, ठीक है। जो अप्रोच लेके हम करेंगे। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने ओवर द ईयर्स ऑब्जर्व कराई है। इनिशियली नहीं पता था और ना कोई ये चीज़ें बुक में लिखी होती। हम शुरू में क्या करते थे कि हर चीज़ के साथ ट्राई करा। अब LT का भी कर रहे हैं, रिलायंस का भी कर रहे हैं, HDFC बैंक में भी कर रहे हैं। कैपिटल भी जो मार्जिन लगता है वो तो इनमें इन शेयरों में कोई कम मार्जिन थोड़ी लगता है, जो बाकियों में लगता है वो इनमें लगता है। ऑब्वियसली। और क्रेडिट मिलता था ज़रा सा। ओके। हाँ। 1-2-3 महीने पैसे भी बड़े आराम से स्मूथली आ जाते थे। फिर 1 महीना आता था, जितने दिए होते थे उतने तो लेके चला जाता था, और कुछ पास से भी लेके चला जाता था। Okay. सो ओवर द ईयर्स वी रियलाइज कि यार ये लो बीटा स्टॉक्स जो है ना, जो सो कॉल्ड सेफ स्टॉक्स जो होते हैं, पब्लिक फेवरेट, ये वाले काम चलते नहीं है। ओके। सो रियलाइज करा कि नहीं, गेम में थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप चीज़ अलग करके देखो कि हाई बीटा वालों में ना, इनके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो। तो वही जब डाटा एनालाइज करा तो ये देखा कि एक्चुअली पैसा हाई बीटा वाले स्टॉक्स के अंदर आता है। ओके, सो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। आपने बोला हाई बीटा स्टॉक्स में आप ट्रेड करते हो, ठीक है। अब हाई बीटा स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, कैप अप कैप डाउन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और सोशल मीडिया पे, या मैंने भी सुना है, इवन मैं भी कभी अगर स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड लेता हूँ तो आई प्रेफर कि मैं लो बीटा स्टॉक्स ही प्रेफर करूँ अभी तक। तो जो भी एक मार्केट का या ट्रेडर्स का परसेप्शन है उससे थोड़ा डिफरेंट आप बात कर रहे हो, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस वो भी हाई बीटा में इज़ वेरी वोलेटाइल ट्रेडिंग। तो उसमें आप थोड़ा, मुझे अब और क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि हाई बीटा में हाँ जी। ट्रेड करके आपने इतने सालों तक पैसे बनाए हैं, सो वो कैसे बनाए? और कभी बड़ा गैप अप या गैप डाउन बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाता है हाई बीटा स्टॉक्स में, तो उसको कैसे हैंडल करते हो? तो आपका बेसिकली कहने का मतलब है कि तो बंदा ही गलत है, अरे स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मार्केट आप इसका तो स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है, तो मैं इसका जवाब दूंगा। नहीं सर, प्लीज जवाब दीजिए, हाँ, प्लीज जवाब दीजिए। जस्ट वो मेरा परसेप्शन, देखो I'm just मेरा लिमिटेड नॉलेज है, आपका मेरे से 3 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस आई है। एम जोकिंगली ओनली आई एम सेइंग या दैट ठीक है कि ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि अब देखो इसमें इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है, डिमांड सप्लाई का सिंपल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हर एक को लग रहा है सेफ है सेफ है सेफ, और हर कोई बेच के सेफ फील करता है। तो वहाँ पे अगर आप बेच के चलोगे तो यानी देयर इज ऑलरेडी गुड अमाउंट ऑफ सप्लाई देयर। यस। तो जहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई आ गई है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं मिल रहा। काम वही करो जहाँ पे ज़्यादा लोग घुसता नहीं चाहते, जिससे डरते हैं। और दूसरा अब यहाँ पे डिमांड का भी रहता है। आप अपने आप को इमेजिन करो, यू आर रिटेल ट्रेडर एंड नोवाइस, उसने देखा कि यार ये आज है ना टीवी पे जोमेटो की बात हो रही थी, जो कि आजकल एटर्नल हो गया है। यार ये टीवी पे इस प्रॉपर्टी वाले शेयर की बात हो रही थी, ये ना तेज जाना चाहिए। जो मतलब आप कितनी बार सुनते हो यार LT बड़ा तेज हो गया, LT 10% ऊपर चला गया, रिलायंस 5% नीचे चला गया। करेक्ट। तो ये क्या है, इन्वेस्टर्स के तो फेवरेट रहते हैं, पब्लिक के फेवरेट नहीं रहते, और ये ट्रेडर्स के फेवरेट नहीं रहते, जो कि हु आर हियर टू मेक ए क्विक बक। वो लेना चाहेगा हाई बीटा चीज़ों के ऊपर, इसका रिजल्ट आने वाला है, इसके अंदर ये न्यूज़ फ्लो आ रहा है और आ रहा है, तो उन चीज़ों के अंदर डिमांड रहती है ज़्यादा, और बेचने वाले बचना चाहते हैं क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर सेफ ट्रेडिंग। अब यहीं पे आपको थोड़ा डिमांड सप्लाई का मिसमैच होता है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो, वहाँ पे सप्लायर बन के आओ तो आपका जो माल बिकेगा थोड़े से प्रीमियम पे बिकेगा। ओके ओके, सो बेसिकली आप हाई बीटा स्टॉक्स चूज करने का एक जो मेन रीज़न आपका है वो है कि प्रीमियम्स।
जो सेफ स्टॉक्स, जो लो बीटा स्टॉक्स है, वहाँ पे प्रीमियम सस्ते आपको मिल रहे हैं, तो आप सेम रिस्क सस्ते प्रीमियम बेच के ले रहे हो। वहीं पे आप अगर हाई बीटा में हायर प्रीमियम बेच रहे हो, जहाँ पे आपको प्रॉफिट जो है वो थोड़ा इंक्रीज होके आएगा। करेक्ट। हाँ, उसको और थोड़ा सा समझ लो प्रोबेबिलिटी की तरफ से, जैसे फॉर एक्स अमाउंट ऑफ रिस्क you are getting 100 rupees in your pocket, ठीक है। and for 2x amount of risk you are getting 250 rupees in your pocket. करेक्ट, समझ गया मैं अभी कि आप समझ रहे हो कि अब मेरी जेब में जब पहले से ही 2.5 गुना आ रहा है और मेरा रिस्क दुगना हो रहा है, सो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि यार ये बड़ा वाला गेम ही खेलो। ओके ओके, समझ गया। सो इस तरह से है कि रिस्क बढ़ रहा है, लेकिन रिस्क के से भी ज्यादा मेरे को डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर अमाउंट ऑफ क्रेडिट आई एम गेटिंग इनटू माय पॉकेट। सो दैट्स द थ्योरी बिहाइंड। और क्यों आ रहा है? डिमांड सप्लाई का फैक्टर है। समझ गया। हर कोई नहीं बेचने की हिम्मत होती, क्योंकि उसको सबको डर लग रहा है कि यार मैंने एक लॉट भी बेची और इट गोज 10% अगेंस्ट मी, देन आई विल बी कर्जिंग माई सेल्फ। सो वो सारे सवाल के जवाब मिलेंगे मेरे को कि चाहिए क्या भी, डाउन होएगा करेगा, मेरे को तो चाहिए बताओ। भी उन सवालों का जवाब, क्योंकि अभी जब ऑडियंस देखेगी तो ये रहेगा कि हाई बीटा स्टॉक्स है, अभी बड़ा गैप डाउन हो गया, तो कैसे मैनेज करेंगे। राइट। सो वो मुझे भी जानना है, तो प्लीज आप उस पर धीरे धीरे हमें लेकर के तो चलिए। देखो, इसके लिए अब हाई बीटा स्टॉक्स है। हाई बीटा स्टॉक्स अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो आम भाषा में समझ लो, जो ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक होते हैं, या जो कि मार्केट की मूवमेंट के डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर मूवमेंट करते हैं, मतलब बढ़ते हैं तो बहुत बढ़ते हैं, घटते तो बहुत बढ़ते हैं। तो बीटा बेसिकली एक स्टेटिस्टिक्स की टर्म है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो मूवमेंट आएगा उनके अंदर। ठीक है। सो अब हाई बीटा जो स्टॉक्स हैं वो हमें कैसे देखने हैं? हाई बीटा स्टॉक्स कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी के ऊपर स्टैंप लगी हुई है। हाई बीटा स्टॉक्स जो हैं वो हर टाइम पे चेंज होते रहते हैं, क्योंकि इन जनरल तो वो एक ट्रेंड ही फॉलो करते हैं, बट कोई चीज़ हाई बीटा से लो बीटा में भी चली जाती है, कोई चीज़ लो बीटा से हाई बीटा में भी आ जाती है। सो बेसिकली देयर आर वेरियस स्कैनर्स दैट आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट्स वेयर यू कैन गो एंड चेक द वॉलेटिलिटी और IV ऑफ द स्टॉक्स। तो इसके अंदर सबसे बढ़िया तरीका जो मेरे को लगता है ना, स्ट्रेडल परसेंटेज का लगता है। ओके। सो मैं यूज़ करता हूँ स्ट्रेडल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट चीज़ की वॉलेटिलिटी या हाई बीटा देखने का। स्ट्रेडल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। कोई शेयर है 1000 रुपये का, ठीक है। उसकी स्ट्रेडल किसको बोलेंगे? एट द मनी की कॉल और एट द मनी की पुट को। शॉर्ट स्ट्रेडल, तो शॉर्ट या लॉन्ग नहीं, ठीक है। मतलब आप वो तो ट्रेड नहीं ले रहे, हम खाली किसकी परसेंटेज देख रहे हैं, ठीक है। कुछ करने वाले नहीं है स्ट्रेडल की हम। तो आपने क्या देखा कि स्ट्रेडल जो बिक रही है वो कॉल और पुट दोनों लगभग इक्वल वैल्यू की होंगी। सो लेट्स से कॉल 45 की है और पुट 50 की है, ठीक है। कितना हुआ? 40 और 95 हुआ ना, 45 और 50 95 हुआ। C95 एज ए परसेंटेज ऑफ स्टॉक प्राइस, दैट्स 9.5%। हाँ, 9.5 95 डिवाइडेड बाय करेक्ट। सो 9.5% हुआ। तो जो किसी स्टॉक का सेम 1000 रुपये का एक दूसरा स्टॉक भी है, उसकी कॉल पुट बिक रही है 25-25 रुपए की, उसका स्ट्रेडल परसेंटेज कहलाएगा 5%। सो 9.5% किसका होगा? जो ज्यादा वोलेटाइल या जो ज्यादा बदनाम शेयर है। IV थोड़ी ज्यादा बड़ी हुई है, IV बड़ी हुई है, जिसके बीटा हाई रहते हैं जनरली, वो ही स्टॉक्स इस तरह से हायर रैंक में आते हैं। तो अब जब आप IV परसेंटेज से उनको, सॉरी स्ट्रेडल परसेंटेज से उनको सॉर्ट करते हैं, तो आपके पास में हाई बीटा वाले स्टॉक्स ऊपर आ जाते हैं। जैसे आज की डेट में अगर मैं स्टॉक का नाम लूँ तो जैसे जनरली आइडिया का शेयर है वो हमेशा टॉप पे आता है, पर वो गैन है, ये नहीं कि हमने वो सेलेक्ट कर लिया, जस्ट एन एग्जांपल कि इस तरह से आएगा। फिर कोई एक बार मैंने देखा बंधन बैंक या इस तरह से कुछ एक स्टॉक्स आते हैं, तो एक आते हैं, और इसी तरह से रिलायंस, LT, HDFC बैंक वगैरह जो है वो टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ दैट स्ट्रेडल परसेंटेज आता है, बिकॉज दो आर द सेफर स्टॉक। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको जो शॉर्ट लिस्ट करना है, तो आप स्ट्रेडल परसेंटेज के जो टॉप पे हैं उनसे शुरुआत करके उठे। ओके, ठीक है। तो ये बेसिक आपका आप यूनिवर्स सेलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया। अभी हमने कोई स्टॉक सेलेक्ट नहीं करा कि हाँ, मैंने ये नहीं बोला है कि जो नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, उनको करना शुरू कर दो। नो, दिस इज जस्ट वी आर डिसाइडिंग द यूनिवर्स की ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट हो गई, या प्रेफरेंस से सेट कर लिया आपने। दूसरा है लिक्विडिटी। आपको सरसरी तौर पे देख के पता लग जाता है कि चीज़ों में लिक्विडिटी है या नहीं है। इसके पीछे भी थोड़ी सी स्टोरी है। जब मैंने 2015 में जब शुरू करा था इंडिविजुअल स्टॉक्स का काम, सो तब भी लगभग आई रिमेंबर 135 एक कुछ F&O स्क्रिप्ट हुआ करती थी। अभी जो बढ़ के लगभग 95 के करीब हैं। सो 135 में से आई रिमेंबर 30-40 के अंदर तो काम ही नहीं होता था, ना के बराबर सा काम होता था। सो वो स्क्रीन पे लगाने का भी फ़ायदा नहीं होता था, कि कभी होता ही नहीं था। मेरे को ध्यान है MRF टायर्स होता था,
एक बार तो ऐसा हो उसकी एक ही लॉट थी एक स्ट्राइक की, पूरे महीने उसका ओपन इंटरेस्ट भी एक ही रहा और वो मैंने बेची भी थी। तो इस तरह के भी स्टॉक्स होते थे जिनकी मतलब लिटरली पूरे पूरे महीने में काम ही नहीं होता था। और ऐसा नहीं था कि वो और स्ट्राइक्स थी, राउंड फिगर की स्ट्राइक्स थी, सही डिस्टेंस पे थी और थी। वही मैंने बताया ना कि कोविड के बाद या जब से वीकली वगैरह आई, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तब काफ़ी हद तक लिक्विडिटी आ गई है। बट लिक्विडिटी इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। बहुत ज़्यादा स्प्रेड्स नहीं होने चाहिए, दिखने में वही ठीक होना चाहिए, और वो आपको विजुअली देख के ही पता लगेगा। आप मेरे को कहो कि इसका भी कोई तरीका बता दो। आस्क एंड बिड, आई गेस वहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते स्क्रीन पे लगानी पड़ेगी। हाँ, मतलब एक एक चीज़ का देखना पड़ेगा। मतलब वैसे आपको अच्छा अच्छी बात क्या है कि 1-2 महीने करोगे ना, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि यार ये हमेशा लिक्विड रहते हैं, ये थोड़े कम लिक्विड रहते हैं, इनमें कभी कभार लिक्विडिटी आती है। सो यू हैव टू चेक इट ऑन केस टू केस बेसिस। सो दिस इज समथिंग आफ्टर 2-3 मंथ्स इज गोना गेट ईजियर। सो लिक्विडिटी वाला पार्ट इतना बड़ा नहीं है, बट लिक्विडिटी स्टॉक ऑप्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कुछ नए स्टॉक्स इंट्रोड्यूस होते हैं ना, तो उनके अंदर मैं देखता हूँ कि जल्दी से लिक्विडिटी नहीं आती। इट माइट टेक अ कपल ऑफ मंथ्स गेट लिक्विडिटी। जब तक लिक्विडिटी नहीं आए तब तक उनको ऑब्जर्व करो, जब लिक्विडिटी आनी शुरू हो देन वो स्टार्टेड। और समझना है कि कैसे लिक्विडिटी है, तो आप सिंपल उस स्टॉक के जो स्ट्राइक्स पे आप ट्रेड करना चाहते हो उसके आस्क एंड बिड जाके एक बार ऑब्जर्व करते रहो। अब देखने से मेरा वही हाँ। मतलब है कि आप देखो ना, ओआई और बिड आस्क स्प्रेड से आपको साफ साफ दिख जाता है Idea कितना लगता है। काम हुआ। तो अब आगे चलते हैं। अभी तक मैंने बताया कि कौन से स्टॉक्स हमने शॉर्ट लिस्ट करने हैं, प्रायोरिटी लिस्ट में डालने हैं अपनी। उसके अलावा कुछ एक स्टॉक्स हैं जिनसे मैं बचना चाहता हूँ ट्रेडिंग के लिए, जैसे कि बहुत छोटी वैल्यू के स्टॉक्स हैं, जो मैंने नाम नहीं लेके बताऊंगा। जैसे आइडिया है, 10-12 रुपए का स्टॉक है, और उसमें अभी पहले तो 5 पैसे का स्प्रेड होता था, बेटा स्प्रेड ही 5 पैसे का मिनिमम होता था। तो अभी नई रेगुलेशन आ गई, शायद 1-2 महीने हो गए, तो उसमें जो बेटा स्प्रेड है वो, या जो आप ट्रेड है वो 1 पैसे का कर सकते हैं। कुछ है रूल की 250 रुपये से नीचे का शेयर होना चाहिए, तो उसमें जो स्प्रेड है वो आप एक पैसे का कर सकते हो। लाइक यू कैन सेल थिंग्स फॉर 36 पैसा, 37 पैसा, अर्लियर यूज्ड टू बी 5 पैसा। तो उसकी वजह से 5 पैसा के अंदर स्प्रेड इतना ज़्यादा हो जाता था। लेट्स से कोई किसी का स्टॉक का मल्टीप्लायर 10,000, सो 5 पैसा वुड मीन 500 रुपीज 500 पे तो एक लेग पे, एक स्ट्राइक पे। मतलब वही एक स्ट्राइक आपने बाय करा, सेल करा, आपके 500 रुपये लग गए, हाँ। और आपके पास चॉइस भी नहीं है। और 3-4 की अगर आयरन कॉर्नर अपने को डिप्लॉय करनी है तो नहीं 2,000 रुपये तो गए वैसे ही। अभी भी आइडिया सुजलॉन में इवन विद 1 पैसा अभी भी ज़्यादा अच्छी हालत है नहीं। तो इनके अंदर इन सब चीज़ों को, जो ज़्यादा लो प्राइस स्टॉक हो, इनका मूवमेंट भी है ना बहुत ज़्यादा इरेटिक होता है। तो अगर आपके पास में इनफाइनाइट कैपिटल है तो बात अलग है, बट आई बिलीव एवरीबडी ऑन दिस यूनिवर्स हैज अ फाइनाइट कैपिटल, तो उनको बचना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला काम करना, बचना चाहिए। ओके। सो अब ये है कि मैंने आपको क्या सेलेक्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है। उसके अलावा भी जो आपका सवाल था कि बहुत बड़ी बड़ी मूव्स आती होंगी, ये होती हो, सब आती हैं, बिल्कुल आएंगी। अब जैसे पिछले महीनों में वो ग्लेनमार्क की कोई डील का आपको याद होगा, ग्लेनमार्क की डील हुई थी कि भाई उसकी फंड मार्केटिंग डील कुछ हुई अगर ये, एंड इट ओपनड अप ओवरनाइट 15-20%। आई वाज शॉर्ट कॉल्स, कॉन्डोर्स हैं तो होंगे, वो तो शॉर्ट कॉल्स भी थी मेरे पास, और भी सिस्टम्स में थी। यू हैव टू टेक इट इन स्ट्राइड। आई मीन इफ ओवरऑल इफ सिस्टम इज प्रॉफिटेबल तो इस तरह के लॉसेस तो आएंगे। आईएक्स टूटा था तो भाई इसके रेगुलेशंस आई थी ना कि बाकी एक्सचेंजेस भी कर सकते हो, तो आईएक्स के अंदर भी मेरे पुट साइड में एक्सपोजर था, तो उसके अंदर भी आपको लॉसेस भुगतने पड़े। ओके, सो इस तरह का जो इवेंट होएगा ये होते ही रहते हैं और ये होते ही रहेंगे। बट अच्छी बात यह है कि इन सब को इवेंट्स को झेल के भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। सिस्टम को एकदम फॉलो करें प्रॉपर, तो लॉन्ग रन में वो सिस्टम आपको प्रॉफिट देगा। हाँ, मतलब ये जो इवेंचुअलिटीज है, अनसर्टेनिटीज, ये नो आई मीन अनसर्टेनिटीज तो है ही है। मतलब इस तरह के जो ये बिग रिस्क वाले सिनेरियो हैं जहाँ पे आपके पूरे के पूरे पैसे लग गए करके, दैट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। मतलब उसको ये मत मानो कि ये ना होए, तो ये मानो कि ये तो होना ही होना है। ओके, उस हिसाब से आप पोजीशन साइजिंग अपना कर सकते हैं। ठीक है, भाई कोई, वही मैंने बताया ना, मैच खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, इंजरी तो होनी होनी है। क्रिकेट खेल रहे हो, कैच तो छूटना ही छूटना है, मिस फील्डिंग होनी होनी है। प्रिपेयर्ड। सो ये सब पार्ट ऑफ द गेम है, इसमें कुछ नहीं है। सो यहाँ पे एक थोड़ा पीछे वाले स्लाइड पे जाना। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि हमें कौन कौन से स्टॉक्स अवॉइड करने हैं जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने हो, ठीक है, हमें उन्हें अवॉइड करना है, छोटे स्टॉक्स को अवॉइड करना है। कोई स्टॉक में बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है, ठीक है, उसको भी हमें अवॉइड करना है। इन सारे स्टॉक्स में चाहे कितनी भी आई बड़ी हो, आप ट्रेड नहीं लोगे। राइट। राइट,
ये 3-4 रूल्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ अवॉइड करने के लिए। ओके। और ये बड़ा अच्छा रिजल्ट कैलेंडर को फॉलो करना है तो रिजल्ट कैलेंडर पे ध्यान रखना। हाँ, रिजल्ट कैलेंडर हर महीने तो होता भी नहीं, क्वार्टरली है। 4 क्वार्टर होते हैं, पर फिर भी उसका भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सो यू हैव टू फॉलो दैट। ठीक है, ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई। चलो अभी ये तो हो गया किस में नहीं लेना है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। सो उसके बाद है कि अब कब लेना है ट्रेड। जैसा कि मैंने बताया था ना, हर चीज़ का आंसर है, क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है, ठीक है, कब लेनी है और कितना लेना है। ओके। सो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो कि यहाँ पे हम खाली एक ट्रेड नहीं ले रहे हैं, एक इंडिविजुअल स्टॉक में नहीं ले रहे हैं। जब मैं इंडिविजुअल स्टॉक में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन जस्ट वन स्टॉक, ओके। क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक बहुत इरेटिक वे में बिहेव कर सकता है। बट यही अगर मैंने 30 साल इस स्टॉक में अपना एक्सपोजर डाइवर्सिफाई कर लिया, अब आप समझ पा रहे हो, 30-40 में से एक इरेटिक बिहेव करेगा, पर लेट्स से आई हैव 40 कॉन्डोर्स विद मी, 1 2 3 हमेशा इरेटिक बिहेव करेंगे, बट बट बाकी बाकी आपके 35 37 जो है वो प्रॉफिट दे रहे होंगे। दे प्रॉफिट लॉस में मत जाओ। ओके, ठीक है। आपको प्रॉफिट जल्दी कमाना है कुंदन, नहीं लेकिन नहीं, मैं अरे सर मैं भी ट्रेडर हूँ, मैं भी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, 2-2.5% मेरा भी टारगेट रहता है, तो मुझे जल्दी नहीं कमाना, ऑडियंस को थोड़ा रहता है। यस, मेरा ऑडियंस को थोड़ा रहता है जल्दी कि प्रॉफिट आ रहा है उससे। मेरा उन्हीं लर्नर से, मतलब उन्हीं लर्नर से ना, नॉट यू एग्जैक्टली, आई नो यू आर अ वेरी गुड ट्रेडर। सो थैंक यू। सो मेरा जो आइडिया था कि भाई ये होता क्या है कि सब बताते हैं कि अरे ऐसा हो गया तो इस बाकी 35 तो प्रॉफिट दे रहे होंगे, वो अलग बात है। आप ये सोचो कि जो चीज़ें रेटिंग मूव कर रही है वो करेंगी, बट गेम यही है कि सारी की सारी तो बहुत रेयर सिचुएशंस में करती है, एक्सट्रीम सिचुएशन में करती है, व्हेन ऑल योर 40 पोजीशन आर मूविंग इन वन डायरेक्शन। अदरवाइज क्या होता है कि ज़्यादातर चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल ऑन एन ऑर्डिनरी डे, लेट्स से आपके 40 कॉन्डोर्स हैं एंड नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है, हाउ मेनी स्टॉक्स आउट ऑफ 40 यू इमेजिन आर गोना मूव अप और डाउन बियॉन्ड 3% और 4%? 3 to 4 1 2 3 4 इस तरह से रहता है। सुनो। ये भी है ना, थोड़ा ज़्यादा दिन वाला ही होता है, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द डेज ओनली 1 or 2 स्टॉक्स ओपन बियॉन्ड 3%। उसके लिए आप करके देखना हो तो आप जाओ और सुबह सुबह गेनर लूजर की लिस्ट कर लो, जो भी आपने जितने भी है ना स्टॉक्स में, उसमें टॉप गेनर्स देखो, टॉप लूजर्स देखो, टॉप 5 गेनर्स, टॉप 5 लूजर्स देखो। उसके अंदर आप क्या देखोगे कि जो गेनर होता है वो 2-3% का होता है, 4% का होता है, उसके बाद दूसरा 3% का है, 1-2% का है। तो आपने अगर 40-50 में एक्सपोजर लिया है तो उसमें आपके चांस आने की प्रोबेबिलिटी कम ही होती है। और ऐसा भी नहीं कि वो 3% गेनर या लूजर हो गया तो कुछ आसमान टूटने वाला है, वो भी कुछ नहीं है, वो सब मैनेजेबल होता है। ओके। सो अभी अब क्या कर रहे हैं बेसिकली, मैंने जैसे कि बताया कि अब मैं जो कॉन्डोर्स ले रहा हूँ कई सारे स्टॉक्स में ले रहा हूँ। सो नेचुरल क्वेश्चन इज, शुड आई गो ऑल इन? भाई अगला मेरा भाई आने वाला था। हाँ, कि एक साथ ही चलो जी, आज शुभ मुहूर्त देखा, पंचांग खोली और सारा कुछ स्टॉक कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगेन पूरी एकदम अपनी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहती है। एक कोई भी एक्सपायरी, मंथली की जो एक्सपायरी की हम बात करते हैं, एक्सपायरी वीक अपना या तो 4 वीक का होगा या 5 वीक का होगा। तो लेट्स से अगर 4 वीक का है तो वी गॉट 20 ट्रेडिंग सेशंस, अगर 5 वीक का है तो 25 ट्रेडिंग सेशन। करेक्ट। ठीक है, तो 25 ट्रेडिंग सेशन हो या तो हम अपने मंथ को, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ है या फर्स्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस है, उनको हम अपनी कैपिटल डिप्लॉय करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके। सो अब इस तरह समझ लो कि मेरे पास कैपिटल लेट्स से 50 lakhs की। ठीक है। सो मैंने उनको 10 या 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ओके। ऐसा ही एग्जैक्टली नहीं है कि बिल्कुल ही आप एक्यूरेट रहना है, बट दैट इज योर गाइडिंग प्रिंसिपल, दैट इज योर गाइडिंग प्रिंसिपल। तो आपने क्या करना है कि आज लेट्स से डे 1 ऑफ द ट्रेडिंग सेशन है, डे 2 है, आपने कहा कि आज मैंने 5 लाख रुपए का ट्रेड करना है। सो आप लगभग 5 लाख रुपए के लिए काम करेंगे और उसी के ऊपर उन्हीं के आपने ट्रेड्स डिप्लॉय करने हैं। और फिर वही फिल्टर करना है कि हाई बीटा वाले स्टॉक्स में अपना। नहीं, अभी उसमें भी आते हैं कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे आपकी किसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आप कैसे चलेंगे। अगेन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब एफिशिएंसी अपनी अच्छी रखनी है ना। ये नहीं कि भी लैक लिस्टर हो कि अरे कुछ भी कर दिया, ये नहीं। कि हर चीज़ का जवाब होना चाहिए कि आज मैं कर रहा हूँ डे 1 ऑफ मेरा जो है, जब मैंने 5 लाख रुपया मैंने अपने कैपिटल का 10% डिप्लॉय करना है इसके अंदर, जो उस सिस्टम को मैंने अलोकेट कर रखी है उसका 10% मैंने आज डिप्लॉय करना है। तो किन में बेस्ट मेरे को रिजल्ट आने की उम्मीद है, यस, प्रोबेबिलिस्टिकली मैं किस में जाऊँ। ठीक है। जो ये सब चीज़ें समझने में जिसको मेरे को सालों साल लग गए, वो अब
मतलब मैं उसको लिस्ट कर पा रहा हूँ कि दिस गिव्स मी हायर प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है, तो पहला मैंने बताया कि अपने कैपिटल को 10-12 एक मैंने हिस्सों में डिवाइड कर लिया, पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और आपने ये पहले और हर पार्ट को एक दिन ऐसा करके शुरू के जो ट्रेडिंग मंथ है आपका, एक्सपायरी मंथ है, उसके अंदर 10 हिस्सों में या 12 हिस्सों में, डिपेंडिंग ऑन इट्स 4 वीक और 5 वीक, आपको पार्ट्स में उसको डिप्लॉय करना है। ठीक है दैट इज़ वन पार्ट। ठीक है। तो उसके अंदर जैसे कि मैंने इसमें स्लाइड में लिखा भी है कि जो मैंने लिक्विडिटी वाला आपको बताया था, लिक्विडिटी और बीटा वाला, सो बीटा तो ऑब्वियसली एक रैंक है शुरू से, लेकिन कम कम होता रहेगा हायर से लेके। लिक्विडिटी आपको 100 से 150 शेयरों के अंदर मिल जाती है। ओके। मतलब ऑब्वियसली तो आप जो हाईएस्ट लिक्विड है और बीटा का है वो कॉम्बिनेशन देखना है। हाई बीटा है, लिक्विड है, अपने अवॉइड वाली लिस्ट में भी नहीं आ रहा, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा लो वैल्यू का है, उससे बचो, इवेंट वगैरह नहीं है और नहीं है, तो दैट इज़ अ गुड कैंडिडेट। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, हाई बीटा वगैरह हो बट बहुत ज़्यादा लो वैल्यू का, या रिजल्ट आने वाला है, इवेंट उसके साथ एसोसिएटेड ना हो, और लिक्विडिटी ठीक ठाक हो, और बहुत ज़्यादा लो वैल्यू का ना हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था वही, मतलब अगेन लो वैल्यू वाला भी ना हो, 50-70 रुपए की चीज़ें जो है उनसे थोड़ा सा बचो, क्योंकि उनके अंदर ल्यूक्रेटिव लगता है प्रीमियम, बट उनसे थोड़ा सा बचो। तो उसके अलावा भी आपको हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स मिल जाएंगे जो आपके रडार पे रहने चाहिए। सो बेसिकली मैं सर ये समझ पा रहा हूँ कि आप जब भी इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात, एक स्टॉक नहीं है, आप एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स में थोड़े ऐसे डाइवर्सिफाई करके ट्रेड्स ले रहे हो। मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक मिनिमम कितना अमाउंट है और मिनिमम कितने स्टॉक्स का बास्केट बना के एक रिटेल ट्रेडर जो इस वीडियो को देख रहा है वो स्टार्ट कर सकता है, अगर आपके सिस्टम को फॉलो करना है। उस पर थोड़ा ब्रीफ आंसर करके फिर हम और स्ट्रेटेजी में आगे चलते हैं। शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट ऐसा नहीं है कि आपके पास 1-2 लाख रुपए हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर पाएंगे, बिकॉज इसके अंदर इंटेग्रल पार्ट जो है वो डाइवर्सिफिकेशन है। सो उसके लिए मे बी व्हेन यू हैव बिगर कैपिटल देन इट्स मोर prudent to do it, but otherwise you can start with a lower capital। उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज ठीक है ना। बताइए। सो अब उसके बाद है कि अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आज डे 1 है और आज मैंने लेट से 10% ऑफ कैपिटल अपनी डिप्लॉय करनी है। ठीक है। 10% ऑफ कैपिटल, अब एक आपको अंदाजे के लिए बता दूं, ये एक कॉन्डोर को बनाने में लगभग 40 to 50,000 का मार्जिन लगता है। ठीक है। ऑन एवरेज है, जिसमें ज़्यादा भी लगता है, कम भी लगता है, और जिसमें बहुत ज़्यादा लगता है ना उनको छोड़ देना चाहिए। कई ऐसे स्टॉक्स आते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर क्या होता है कि बेस्ड ऑन डिफरेंट रिस्क पैरामीटर टाइम टू टाइम मार्जिन चेंज होता रहता है। करेक्ट। तो मार्जिन आप चेक कर लो कि मेरे इस कॉन्डोर में कितना लग रहा है। अगर मार्जिन किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली बढ़ा हुआ है या कुछ एक्स्ट्रा भी लग रहा है आपको, तो उसको अवॉइड करो। ये भी एक पैरामीटर आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो वो कितना चेंज होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? थोड़ा हमें स्पेसिफिक हो सकते हैं, जैसे एवरेज अगर 50,000 है। हाँ प्लीज। जैसे आपने क्या देखा है कि कॉन्डोर है, उसको डिप्लॉय करने के लिए आपने उसको पेपर पे पहले कहीं पे कोई डिप्लॉय करके देखा, उसमें देखा मार्जिन रिक्वायर्ड इस लाइक 1,20,000। ओके, लाइक से वो कहता है 1,20,000 और आपको क्रेडिट मिल रहा है 2,000 का। इट डजंट मेक एनी सेंस। मेक एनी सेंस। आपने देखा, आपने डिप्लॉय करा, आपने देखा 60,000 का मार्जिन लग रहा है और क्रेडिट मिल रहा है आपको 3,000 का। ठीक, अब आप कहोगे हाँ ये नाउ वी आर टॉकिंग। सो अभी भाई परसेंट है अपने को। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करते रहोगे ना, तो हाई बीटा वालों में जनरली अच्छा मिलता है, बट हाई बीटा वालों में कई बार एक्सेप्शनली मार्जिन बढ़े हुए होते हैं। सो यही अपनी डिस्कशन से निकल के आया, विच आई हैवंट लिस्टेड इट, बट आपको ये रिलेशन भी देखना होता है कि आपका मार्जिन जो यूज हो रहा है उसके सामने रिस्पेक्ट हो है, प्रीमियम कितना मिलेगा, आरओआई आपका, क्योंकि आपके पास फाइनाइट चीज क्या है, आपके पास फाइनाइट चीज आपकी कैपिटल है। कैपिटल, करेक्ट। तो उसको आप मोस्ट एफिशिएंटली एंड जुडिशियसली यूज करना चाहोगे, रादर देन जस्ट जो ट्रेड सामने आया वो ले लिया। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो कोई अगर स्टॉक का मतलब जो आपने बोला एवरेज 50-60,000 हो जाता है, अगर स्टॉक में हम पोजीशन बनाने जा रहे हैं और मार्जिन में हमें दिखा रहा है 1 लाख, 1.1, 1.2, तो हमें उन्हें अवॉइड करना है। सिंपल। अगर आपके सामने प्रीमियम रिसीव देखो, अगर प्रीमियम रिसीव कम आ रहा है और मार्जिन ज्यादा लग रहा है तो वो और ट्रिगर हो जाएगा। और मान लो मार्जिन ज्यादा है बट प्रीमियम भी ज्यादा, फिर एक हाँ वो सिचुएशन आती है, तो उसमें आप चेक करो कहीं आप जो स्ट्राइक सेलेक्ट कर रहे हो इस ज्यादा पास की तो नहीं। ओके, हम एक डिस्टेंस भी मेंटेन करके चल। हाँ, ये नहीं कि प्रीमियम के लालच में एकदम पास आ जाओ, क्योंकि अगेन आप जितना पास आ रहे हो
वो उतना ही रिस्क अज्यूम कर रहे हो। बेसिकली 50-60-70 हज़ार के मार्जिन में जो बन जाए और अपने को अच्छे प्रीमियम मिले, हमें उसी पे फोकस करना है। हाँ, अब वो कौन सी स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है वो आप बताओगे अभी? वो भी बताऊंगा। तो अभी बताओगे आप तो उसको? हाँ, तो जो जो अब सारी चीजें आप टोटलिटी में देखेंगे ना, तो इट विल गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर। सो अभी हम जिक्सॉ पजल के डिफरेंट डिफरेंट पीसेस को एक एक करके प्लेस कर रहे हैं। अभी स्टार्टेड विद पहले तो करना क्या है, फिर कब सेलेक्ट करना है, कब कितना, अब कब करना है, कब करना है बता दिया, कितना करना है, कौन सा करना वो अब बाकी। कौन सा करना है, वो सब है। तो अब जिस पर्टिकुलर डे अब मेरे को डिप्लॉय करना है 10% की, हाँ भाई ठीक है। अब लेट से मेरे को पता लगा कि अब मैं जो बताता था कि एक कॉन्डोर में लगभग ऑन एन एवरेज मेरे को 50,000 रुपये का मार्जिन लग रहा है। अब मेरे को समझ आया कि भाई मेरी कैपिटल आज मेरे को 5 कॉन्डोर्स डिप्लॉय करना अलाउ कर रही है। ठीक है। ठीक है। सो अब मैंने 5 कॉन्डोर डिप्लॉय करने हैं, तो किसको करूंगा मैं उस दिन के लिए? सो मेरे को मेरा यूनिवर्स सेलेक्ट करने के लिए तो मेरे पास है ही लिक्विडिटी का और डेटा वाला वो सब कॉन्सेप्ट है ही। उसके अलावा व्हाट टू अवॉइड एंड व्हाट टू प्रायोरिटाइज। उसके अंदर फिर मैं देखता हूँ कि यार गेनर लूजर आज के कौन से। तो आज के गेनर लूजर किस लिए देखता हूँ मैं, कि जो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स होते हैं उनके अंदर, इसके पीछे भी मतलब पूरी का डिटेल में जाओ तो गेनर्स लूजर्स के साथ में क्या होता है, या तो कुछ ना कुछ स्टोरी चल रही होती है उनके अराउंड, या उनको फिर गेनर लूजर को है ना मीडिया में भी, टीवी पे भी अटेंशन मिलती है। सो उसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं पब्लिक का इंटरेस्ट या बायर का इंटरेस्ट आ जाता है। तो जनरल पब्लिक जो होती है, जो नॉइज ट्रेडर्स होते हैं, दे आर प्रीडोमिनेटली बायर्स। ये आप भी बारी बारी बोलते हो कि उनका यही रहता है कि भाई बाइंग करके चलो। तो वो क्या होता है, दे आर एक्चुअली नोइंगली और अननोइंगली दे आर पेइंग अ बिट ऑफ प्रीमियम ऑन व्हाट दे आर। तो वी हैव टू कैप्चर दैट। सो वो गेनर और लूजर्स के अंदर ना आपको मिल जाता है। जैसे कोई लूजर्स है तो उसके अंदर है ना पुट साइड एंड इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको, या इवन कॉल साइड में भी है ना, दोनों साइड ही, मतलब कुछ न्यूज़ फ्लो वगैरह चल रहा है वो, तो कहीं ना कहीं आप। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो डे के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स है ना, उनके ऊपर हमें फोकस करना है उस दिन के लिए। तो दैट कैन गिव यू अ गुड फील, थोड़ा सा आपको प्रीमियम अच्छा मिल सकता है। एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि उनके अंदर थोड़ा सा न्यूज़ फ्लो रहता है, अटेंशन रहती है, तो उनको आप देखते हो तो आपको और एफिशिएंट ट्रेड मिल सकता है। सो दैट्स द आइडिया। सर, अभी तक जितनी भी आपसे बातचीत हुई ना, मेरा जो अभी तक मेरा पर्सनल परसेप्शन था, ये उसके टोटली कॉन्ट्रा चीज़ें हो रही हैं। अब आप कह रहे हो कि मैं एक आयरन कॉर्नर बनाऊंगा, ठीक है, इट्स अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। यहाँ पे अब जब पोजीशन लेने की बारी आ रही है, तो आप टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। अब टॉप गेनर्स मीन्स वहाँ पे मोमेंटम में आया है वो स्टॉक, राइट, इट इट माइट गो अप अगेन एंड अगेन, और ऊपर जा सकता है। और टॉप लूजर्स की बात करेंगे, स्टॉक और नीचे जा सकता है। तो जब हम उसमें आयरन कॉर्नर डिप्लॉय करेंगे, तो कुछ स्ट्राइक सिलेक्शन के बारे में मेरे बताओ मुझे, कि स्ट्राइक्स हम क्या सिलेक्ट करेंगे, और क्या एक डायरेक्शनल स्टॉक में एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना, और वो उसको फिर मैनेजमेंट भी हमें करनी पड़ती होगी, आई होप, क्योंकि अगर अगले दिन भी वो 3-4% अप रहा, फिर आपने एक दिन पहले ट्रेड लिया हुआ है, तो वो डिफिकल्टी थोड़ा आती होगी, जस्ट थोड़ा, क्योंकि जो मेरा ये रहा है कि जो स्टॉक रेंज में उसको ट्रेड करो। बट आज आप कह रहे हो कि नो, जो जो स्टॉक गेनर्स में है, लूजर्स में, उसमें आयरन कॉर्नर डालो। तो थोड़ा सा मुझे इस पे मुझे भी समझाइए और ऑडियंस को भी समझाइए कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इसको जवाब देने के लिए, आपके पास कॉइन है? कॉइन चलो कोई नहीं, हम इमेजिन कर लेते हैं आपके पास कॉइन है। इसका मेरी उसी थ्योरी में जाता है, वेयर आई से दैट मार्केट बिहेव इन अ रैंडम फैशन। तो अभी मैं क्या कहता हूँ, मैंने एक हेड करा, आपने कॉइन टॉस करा, हेड आया। अब अगली बारी फिर हेड आया, अगली बारी फिर हेड आया, 3 बारी लगातार हेड आ गए। अब चौथी बारी हेड आने का ज्यादा चांस है या टेल आने का? टेल चांस है। टेल आने का ज्यादा चांस है, मतलब वो 50-50 है। हाँ, 50-50। इवन इफ यू हैव 10 हेड्स इन अ रो, 11th टॉस के लिए आपका हेड या टेल आने के अगेन चांसेस हमेशा वो 50-50 रहने हैं, करेक्ट। प्रोवाइडेड वो शोले वाला सिक्का ना हो। तो तो दैट्स माय आइडिया कि आज का जो गेनर लूजर है ना, वो मोमेंटम में आ गया, ये वो करके हमें नहीं मानना। मेरे को तो यही मानना है, आज जो आया ना वो आज तक ही थी उसकी कहानी। अगर टूटा हुआ तो आज तक ही उसकी कहानी थी। मार्केट फोर्सेस ने आज ही डिसाइड कर लिया उसको। ट्रेंड फॉलोइंग की थ्योरी क्या कहती है, कि जो बढ़ रहा है वो बढ़ता जाएगा, जो घट रहा है वो घटता जाएगा। जिसको ट्रेंड फॉलोइंग का ज्यादा शौक हो, ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग करके देख लो, बहुत जरा सा उसको बेनिफिट मिलता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग, आई हैव डन इट फॉर 16 ईयर्स नाउ। सो तो ट्रेंड फॉलोइंग में जो आप एज मिलता है बहुत लिमिटेड होता है। जब हाँ पे गेनर लूजर के अंदर कर रहे हैं तो हमें ज्यादा प्रीमियम कैप्चर करने को मिल रहा है ना, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। सो बेसिक हमें, मेरे को प्रीमियम कैप्चर करना है। मेरे को ये नहीं है कि मैं कोई उससे इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, तो मेरे को तो ये है कि हाँ ये मेरे टारगेट है।
ओके, यहाँ पे एक और मेरा क्वेश्चन आएगा, बस ये आखिरी क्वेश्चन होगा, प्लीज मेरे सिली क्वेश्चंस को आप बेयर करो। सो मतलब क्योंकि ऑडियंस के भी क्वेश्चंस आएंगे, सो मैं उनके पर्सपेक्टिव से ज़्यादा जानना चाहता हूँ और मुझे भी ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। सो जब आप पोजीशन बनाने जा रहे हो, अब मान लो लेट्स से कोई स्टॉक ब्रेकआउट हो रहा है रेजिस्टेंस पे, कोई स्टॉक ब्रेकडाउन दे रहा है, तो वो चार्ट एनालिसिस आप साइड रखते हो, आप सिर्फ सिंपल अपने सिस्टम को फॉलो करो बेस्ड ऑन योर प्रीमियम एंड स्ट्राइक सिलेक्शन, सही है? मतलब आप चार्ट को नहीं देखते उसमें? ये चार्ट इसलिए देखना। ओके, नहीं, जस्ट मेरा क्वेश्चन था कि आप चार्ट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, यू आर जस्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू द IB स्पाइक प्रीमियम से स्टॉक कैसा है, ठीक है? चलो, ओके, डन। अभी आगे मुझे और समझना पड़ेगा, तो बताइए आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मतलब आपने एक दिन आज गेनर्स लूजर्स था, तो आज एक 10% हिस्सा आपने डिप्लॉय कर दिया, एंड देन वो अगले 8-10 दिन तक ऐसे ही 10 गेनर्स लूजर्स में ही आप डिप्लॉय करते जाओगे पूरा पैसा, ठीक है? सो अगर कोई स्टॉक बारी बारी आ रहा तो ये नहीं कि बारी बारी उसी में करते जाएंगे। ओके, तो बेसिकली अब आपको एक पता लग जाता है कि हाँ भाई मेरे को ये स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। पहले दिन आपने करे, फिर नेक्स्ट डे उनको साइड में करके आप फिर 5 अपने ढूंढ लोगे, 5 कैंडिडेट दो, आप अपने 5 शिकार, या जैसे कुछ भी हो सकता है वो 5-10 जो भी हो सकता है। बेसिकली आपने 10% डिप्लॉय करना है, 10% डिप्लॉय करने के लिए आप अपने शिकार रोज की रोज ढूंढ लो, और अगले 7-8 दिन में हम धीरे धीरे करके 7-8-10 दिन स्टैगर्ड मैनर में आप स्टैगर्ड मैनर में करते हो डिप्लॉय कर। अब कुंदन आपका एक सवाल होना चाहिए कि स्टैगर्ड मैनर में ही क्यों नहीं एक दिन बैठो आराम से और सारा कर दो, वाई कीपिंग इट फॉर एवरी डे। ठीक है। सो बेसिकली क्या है, एक तो आप टुकड़ों टुकड़ों में करते हो तो हर रोज आप अच्छे अच्छे कैंडिडेट ढूंढते हो। दूसरा क्या है, मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं डेली बेसिस पे और आप कॉन्डोर्स कर रहे हो। सो आपने किसी एक लेट्स इमेजिन एक दिन अप डे वाले दिन आपने कॉन्डोर्स कर लिए और मार्केट फिर उसके बाद अपने लेवल पे आ गया, लेट्स निफ्टी वेंट अप 300 पॉइंट ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड यू डिप्लॉय ऑल योर कॉन्डोर्स ऑन दैट डे, एंड अगले दिन मार्केट 200 पॉइंट नीचे आ गया। मार्केट ने तो जस्ट मीन रिवर्ट करा है, पर अब आपकी क्या होगी, सारी की सारी जो भी आपके पुट स्प्रेड्स होंगे वो आपके रिस्क साइड आ जाए और कॉल सेफ साइड हो जाएंगी। तो आप अगेन सबके अंदर अब जितने भी आपने डिप्लॉय कर दिए होंगे, लेट्स से आपने एक साथ 50 काउंटर्स डिप्लॉय कर लिए, सो दे ऑल गोना हैव सम अमाउंट ऑफ कोरिलेशन। जैसा कि हर एक स्टॉक हर स्टॉक कोरिलेटेड है, मतलब हो सकता है सारे के सारे ना हो, लेकिन 40 में से पता चल रहा है 20 के अंदर आपको शिफ्टिंग वगैरह या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सके। सो आप धीरे धीरे उसको करते हो तो कुछ स्टॉक्स आपके ऊपर के लेवल पे सेट हो रहे हैं, कुछ स्टॉक्स आपके नीचे के लेवल पे आपके कॉन्डोर्स बन रहे हैं। तो क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ 8-10 डेज आपको थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाता है कि एक ही लेवल पे आपके कॉन्डोर्स नहीं बने होते, थोड़ा एवरेजिंग हो जा रही है ऑप्शंस में, मुझे लगा। इन अ वे इसको अगर सिंपल वर्ड यूज करना चाहे तो एक तरह से आप अपने टाइम एवरेजिंग कर रहे हैं अपनी पोजीशंस की, करेक्ट रादर देन पर्टिकुलर पॉइंट पे आप करो। ओके सर, उसके बाद नहीं, स्ट्राइक सिलेक्शन था। हाँ, ओके, या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्राइक सिलेक्शन के अंदर हम आते हैं। तो स्ट्राइक सिलेक्शन के अंदर अभी हम मेरा इसके अंदर ना थोड़ा बहुत आप वेरिएशन भी कर सकते हैं, बट जो मैं करता हूँ वो मैं बताता हूँ। तो हमारी जो सेल लेग्स है वो 15 डेल्टा या 0.15 डेल्टा की होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉल साइड पुट साइड दोनों साइड में 0.15 का बेचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो 0.15 कोई पत्थर की लकीर नहीं है, 0.14 भी हो सकता है, 0.16 भी हो सकता है। ठीक है। बाय लेग जो है वो 9, 10, 11 डेल्टा के आसपास की होती है, तो यानी 5-6 डेल्टा का मेरे पास क्रेडिट रहता है। ओके। और इंडिविजुअल स्टॉक्स की जब हम बात करते हैं तो आपके पास में थोड़ा सा आपकी लिबर्टी नहीं होती उतनी, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में थोड़ी स्ट्राइक्स आपकी मन मर्जी की नहीं मिलेगी, थोड़ा गैप सब में अलग अलग होता है, किसी मतलब इरेटिक सही होता है, तो कहीं पर 2% पे मिल रही है, कहीं पे 0.5% पे मिल रही होती है नेक्स्ट स्ट्राइक जैसे, और कई बार स्ट्राइक्स तो है लेकिन उनमें लिक्विडिटी नहीं है। करेक्ट। राउंड फिगर्स पे खाली लिक्विडिटी है, कई बार ऑड फिगर्स पे लिक्विडिटी है, राउंड पे भी नहीं है, ऐसा सब कुछ देखने को मिलता है। बट ठीक है, वो कोई आपके सामने होता है, दैट्स नॉट बिग डिफिकल्टी, बट दैट इज अ पॉइंट दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल पुटिंग इन योर ट्रेड्स। सो डेल्टा में इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे होना चलता है, बट गाइडिंग प्रिंसिपल मेरा यही रहता है कि आप 15 के डेल्टा के पास की बेचनी है और 15 के डेल्टा के पास की बेचनी है और 10 के डेल्टा के पास की मेरे को ठीक लेनी है। ओके। सो और लेग्स की बात करें तो जनरली बाई लेग्स होती है, 1 लेग 2 लेग का ही मैं 1 और 2 स्ट्राइक का गैप रखता हूँ। हेज में ज्यादा नहीं ज्यादा गैप नहीं लेना, वो जो कई लोग लेते हैं मार्जिन बचाने के लिए। मेरा जो बाय है, वो जो हेज जिसको बोल रहे हो, वो एक्सट्रीम इवेंट का हेज नहीं है। मेरा ये है कि वो हेज मेरा मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस का जो रिस्क है वो हमेशा प्रोटेक्ट करके चले। तो
कुछ भी ज़्यादा कुछ में शार्प मूव आती करती हैं हो रहा है, तो मेरे को ये ना हो कि भाई मेरी जो सेल लेग है वो तो रिस्क में आती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और जो मेरी बाय लेग है वो मेरे को प्रोटेक्ट ही नहीं कर रही, बिकॉज सो फार अवे कि उसका डेल्टा तो हिल ही नहीं रहा। गामा इफेक्ट जो आ रहा है वो नियर में जो सेल लेग में उसी में आ रहा है, और जो बाय लेग जो प्रोटेक्शन के लिए है, वो ऐसी प्रोटेक्शन है कि है ही नहीं। जनरली लोग करते हैं, हाँ तो वो नहीं, आप हेज को पास रख रहे हो। हाँ, मैं क्योंकि मेरा जो आइडिया है दैट इज रिस्क कंट्रोल, नॉट जस्ट टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम पेइंग हायर मार्जिन। ओके, ठीक है। इसमें एक मेरा क्वेश्चन आएगा कि जब भी हमने मान लो पूरा आयरन कॉन्ट्रैक्ट सेटअप कर लिया, ठीक है, क्या आप मार्जिन डिप्लॉयमेंट पे टोटल प्रीमियम मतलब इन टर्म्स ऑफ आरओआई शो करता है ना पे ऑफ ग्राफ में कि टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, उसका कुछ क्राइटेरिया सेट करा है कि अगर मान लो 50,000 मैंने डिप्लॉय करे हैं, सो मेरा मैक्स प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं मेरे को 3,000 4,000 5,000 का प्रीमियम मिलेगा तो ही मैं करूँगा, इतना इससे कम मिलेगा तो नहीं करूँगा, और इससे ज़्यादा भी मिलेगा तो शायद मैं नहीं करूँगा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है? सी इसके अंदर है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको जवाब देना, क्योंकि जब आज कुछ साल पहले हम करा करते थे ना, सो वी यूज टू गेट मच हायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन आवर पॉकेट फॉर कैपिटल डिप्लॉयड। ठीक है। पर जैसे 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 आईवी कम हो रही है, पीछे आईवी 10 के नीचे भी आ गई थी, अभी तब क्या होगा, आईवी नहीं होगी तो भाई जब मार्केट के अंदर प्रीमियम बहुत कम मिलेंगे। मिलती है आपको, प्रीमियम भी आपको कम मिल रहा है कर रहा है, तो आप क्या करोगे, किनारे पे नहीं खड़े रहोगे, तब भी आपको कश्ती चलानी है, तब भी आप माल बेचोगे, तो आप काम करते हो, तो इसलिए कोई नंबर देना मुश्किल हो जाता है। बट अगेन मैं तो ये चाह ही नहीं रहा कि कोई एकदम सुनते ही बंदा काम करना शुरू कर दे अगले महीने से, जी मैंने तो ट्रेड डाल लिए अब बताओ। नहीं, आपको मैं फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, ऑब्जर्व करो, कुछ इस तरह के सवालों के जवाब मार्केट आपको सिखा देगा। हाँ मतलब वही तरीका है इसका, मतलब कोई तरीका नहीं है, मतलब ये कि कुछ चीज़ है कि मैं फ्रेमवर्क दे सकता हूँ, बट यू हैव टू डू सेल्फ लर्निंग एट सम लेवल, क्योंकि इसको क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप हर स्टॉक का बिहेवियर देखोगे, आप कितना प्रीमियम मिल रहा है उसको नोट करोगे, 1-2 महीने नोट करोगे, तो आपको फिर सामने क्लियर पिक्चर आएंगी। ठीक है सर, समझ गया। आप डेल्टा आपने डिफाइन किया हुआ, उसके बेसिस पे आप अपने स्ट्राइक सिलेक्शन कर रहे हो। करेक्ट। अपना 10-11 साल बाद जहाँ पे खड़ा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टार्टेड आउट, एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी, दिस स्ट्रेटजी केम आउट ऑफ माई ब्रेन। सो मेरे को बहुत सारी चीज़ें हिट एंड ट्रायल करके लिखी, कई सारी चीज़ें तो ऐसी थी जो हम अभी पीछे मुड़ के देखते हैं, अरे यार क्या करते थे हम, मतलब आई मीन और वी व्हाई डिडंट वी डू इट एट दैट टाइम, वी कुड हैव बीन मेकिंग सच बिग प्रॉफिट्स ये वो करके। सो ये भी दिमाग में आता है कि यार ये तब करते तो तब तो मज़ा ही आ जाता। ठीक है सर, तो स्ट्राइक इस तरह से मतलब हाँ चलता रहता। स्ट्राइक सिलेक्शन वाला मैंने क्लियर बता दिया मोटा मोटी, तो अब सबको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कितना करना है, और कौन सा नहीं करना है। अब वही ट्रेडिंग हाँ ठीक है, कुछ और आ गया है तो आप इसमें बताइए, पे ऑफ ग्राफ या अपना आ गया कि देख लो। सो आगे देखते हैं कि अब ये एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया है, एक स्टॉक का नाम है अडानी ग्रीन। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई वो ना, वो जस्ट इसका एग्जाम स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन नहीं किया, एक नाम ले लिया, XYZ स्टॉक है या कोई अडानी ग्रीन का स्टॉक है, उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 1060। ठीक है। सो मैंने कॉल बेची उसकी 1140 की, ठीक है। डेल्टा है उसका 0.15 का, ओके। और फिर बाय कर ली 1160 या 1160 या 1180 की, ठीक है। उसका लेट से डेल्टा है 0.1 का। सो थोड़ा जस्ट सा अगली स्ट्राइक का आप हेज बाय कर रहे हो। सो कुंदन, जैसा कि मैंने बताया कि अगली स्ट्राइक का होना ज़रूरी नहीं है, मतलब बेसिकली मैंने बताया कि वो थोड़ा सा आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में जब आते हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आपको स्ट्राइक्स कौन सी अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसके अंदर ही कंसिस्टेंटली थोड़ा सा फॉलो करो, तो वो गाइडिंग प्रिंसिपल जब तक फॉलो कर रहे हो तब तक कोई दिक्कत वाली चीज़ ठीक नहीं है। है। ठीक है। ओके। तो ये आपको एंट्री के टाइम में ध्यान रखना है। ओके। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये मैंने एक पे ऑफ का चार्ट बनाया है, जिसके अंदर टिपिकली आप क्या देखते हो कि इसके अंदर क्या बोलते हैं, अब जब मैं क्रेडिट ले रहा हूँ तो जनरली मैंने देखा है, इसी पे आते हैं, पहली स्लाइड पे आते हैं, आपने 15 डेल्टा दोनों साइड सेल करा है, 10 डेल्टा दोनों साइड बाय करा है, ठीक है। तो जनरली अब आप 5 डेल्टा का क्रेडिट मिल रहा है आपको, लग कि दोनों साइड से क्रेडिट मिल रहा है, तो जनरली मैंने को देखा है कि जितना मेरे को क्रेडिट मिल रहा है वो, लेट्स से इफ आई एम गेटिंग एक्स अमाउंट ऑफ क्रेडिट, सो उसके पीछे जो ना मेरा मैक्सिमम लॉस होता है वो जनरली 3 to 4 टाइम्स होता है, समटाइम 5 टाइम्स भी होता है, ओके। अगर वो इफ आई लीव इट फॉर टिल एक्सपायरी तो वो होता है। लेकिन अब यहाँ पे गेम क्या हो जाता है कि उसके होने की प्रोबेबिलिटी
टू एक्सपायर, क्योंकि पहले मैं 15 डेल्टा बेच रहा हूँ। हम्म डेल्टा का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट 85% प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है। हाँ, कि वो इन द मनी नहीं होगी, मेरी सेल लेग इन द मनी नहीं होगी, और उसके बाद फिर एक्सट्रीमली हो जाती है तो मेरा जो गैप है वही लगना है। सो उस केस के अंदर मेरे को ये कि वर्स्ट केस सिनेरियो में मेरा इतना लगता है, पर फिर भी वो वर्स्ट केस सिनेरियो हम जनरली होने नहीं देते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट, अब एंट्री पे आ गए। एंट्री का एग्जांपल है विच इज़ प्रीटी क्लियर। आई मीन जैसे इस एग्जांपल में मैंने दिखाया कि 3,000 का क्रेडिट मिला, पर मैक्सिमम लॉस जो है वो 9,000 होने को है। ओके 3,000 तो मेरे 3 to 1 3,000 तो जो मेरा प्रीमियम आया वो है, और 9,000 मेरे आउट ऑफ पॉकेट लग जाएंगे। तो बेसिकली 3,000 का क्रेडिट मिल रहा है, और वर्स्ट केस सिनेरियो में 12,000 मिल जाएंगे, तो 3,000 मेरे जो क्रेडिट है वो भी चला जाएगा। इट्स टिपिकल लाइक ऑन लॉस का पे ऑफ मेकिंग मच टू इट। हाँ तो अब आता है कि भाई जो मैंने कहा कि एक्सट्रीम लॉस से ही आप कहोगे कि भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा लॉस है, और ऐसे ही कोई महीना मुश्किल हुआ जहाँ पे यू गेट स्टॉप्ड आउट टू मैनी टाइम्स, देन यू माइट बी लुकिंग एट बिग लॉसेस। अगर मेरी 10 पोजीशन लॉस करवा लेती हैं और इस तरह के सिनेरियो में है, मेरे को तो 3 महीने लग जाएंगे उनको रिकवर करने में। सो हम उससे बचने की कैसे कोशिश करते हैं, तो उसका बचने का तरीका ये है कि यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट्स एट द राइट टाइम। ओके सो एडजस्टमेंट करने के लिए अब आपका बेसिकली जो गाइडिंग प्रिंसिपल है एंट्री के लिए और अपनी पोजीशंस को वॉच करने के लिए, वो है डेल्टा। सो आपने 15 डेल्टा सेल करा है, 10 डेल्टा बाय करा है। अब लेट्स से योर कॉल साइड इज गेटिंग इनटू रिस्क, ठीक है मार्केट थोड़ा सा अप जा रहा है, और अब एक एग्जांपल के थ्रू देखता हूँ मैं। अब इसके अंदर रानी ग्रीन वाला जो लिया था 1,060 था उसका करंट मार्केट प्राइस, वो हमारा स्टॉक प्राइस मूव हो गया 1,090। ठीक है सो जो मेरी 0.15 डेल्टा वाला चीज़ थी, वो हो सकता है उसका डेल्टा आ गया 0.2, हाँ 0.25 का डेल्टा आ गया। और जो सेफ साइड थी, मेरी पुट साइड जो सेफ साइड थी, उसका डेल्टा जो सेल लेग का 0.15, उसका भी 0.15 बेचा था मैंने, उसका डेल्टा लेट से 0.8 का आ गया। ठीक है तो उसके लिए अब नाउ देयर इज लाइक 10-15 डेज टू एक्सपायरी स्टिल। सो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपने ट्रेड को पूरा काटता हूँ और नया ट्रेड बना लेता हूँ उसके अंदर। पूरा ट्रेड रीसेंटर कर रहे हैं आप? रीसेंटर कर रहा हूँ, मतलब 1,060 पे था, 0.15 बच्चे तब आपने सेल किया। अभी अगेन डेल्टा की तरह विजुअलाइज करो, 15-10 था दोनों साइड, अब हो गया वो 25-20 हो गया लेट से, और दूसरी साइड हो गया 7-10। अब मैं काटूंगा सारे ट्रेड को और रीसेंटर कर दिया फिर से। अब जो भी करंट भाव है उसके अकॉर्डिंग फिर से देखूंगा 15 और 10 का डेल्टा कहाँ पे है, वो एंटर कर लो। ठीक है। अब इसमें मेरा एक सवाल ये है कि आप एक स्टॉक में कर रहे हो, कितनी बार मतलब क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में या स्टॉक्स में ऐसा रहता है कि मोमेंटम कब तक जाएगा ऊपर तक या नीचे तक, नो वन नोज। सो जब आप रीसेंटरिंग कर रहे हो, मान लो एक बार ये 1,060 से 1,090 गया, ऑलमोस्ट 3-4% ऊपर गया, आपने रीसेंटर करा, अगले दिन भी 3-4% चला जा सकता है, राइट? सो इज देयर एनी पॉइंट जहाँ के कि नहीं एक बार रीसेंटर किया, 2 बार किया, उसके बाद नहीं करना है, ऐसा कुछ रूल है या उसको करते रहना है? देखो मेरे साथ तो बहुत बारी ऐसा भी होता है कि एक ही दिन में वो दो बारी भी रीसेंटर करवा ठीक है। किसी चीज़ में मोमेंट आ गई तो वो बता के तो आएगी नहीं, ऑब्वियसली इट्स सो रैंडम। कई बार देखा है स्टॉक 3-4% ऊपर गया, आपने उसको शिफ्ट करा, इतने में 3-4% वो नीचे आ जाता है, तो उसके बाद नीचे उसको शिफ्ट करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में आपका कुछ ना कुछ लॉस भी बुक हो जाता है, क्योंकि जब भी आप शिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा, पर कितना होता है, छोटा लॉस बुक हो रहा है। और हमारी कोशिश क्या है, छोटा लॉस देके बड़े लॉस से बचने की कोशिश है। ये माइंडसेट हमेशा होना चाहिए। प्रॉब्ली दिस काइंड ऑफ माइंडसेट हैज केप्ट मी अवे फ्रॉम बिग लॉसेस। सो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी का यही है कि आप छोटे लॉसेस देने से कभी मत घबराओ। ठीक, तो ये जब आप शिफ्टिंग कर रहे हो ना, तो शिफ्टिंग कर रहे हो यानी छोटे लॉसेस दे रहे हो। हाँ वो तो मैं स्टिल स्टेइंग इन द गेम, वो मैं समझ गया सर, बट वही है कि कितनी बार करेंगे, क्योंकि कितनी अगर बारी, मतलब कितनी बारी, हाँ या तो आप थकोगे या स्टॉक थकेगा, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है। ओके, आप कहें कि जब तक वो आप रेंज प्ले करते जा रहे हो, पर हाँ, आप अपनी रेंज शिफ्ट करते जा रहे हो जैसे जैसे स्टॉक मूव कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, अगेन इट कम्स विद सम अमाउंट एक्सपीरियंस। जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इरेटिक हो गई, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अनलिस्ट हो रही है, एक दिन का ब्रेक ले लो, जब कूल ऑफ हो जाए तो तब डाल लेना। थोड़ा सा क्या होगा, प्रीमियम क्रेडिट कम मिलेगा ना, कम मिल जाएगा, कोई बात नहीं। इट्स गेटिंग टू डिफिकल्ट, एक बारी कोई बात नहीं। अगर आपने लॉस थोड़ा बहुत बुक हो गया, लेट से आपने कोई क्रेडिट पे बनाया था 4,000 के, अब आपको करते करते उसके अंदर 6,000 पे करना, 2,000 पे आपने क्रेडिट लॉस दे दिया एक बार, कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। आई मीन अगेन यू आर पुटिंग इन योर ट्रेड्स इन मल्टीपल स्क्रिप्ट, तो एक आधी स्क्रिप्ट आपको अगर परेशान करती है या लॉस देती है, टेक इट इन स्ट्राइड,
मतलब ऊपर नीचे कर रही है तो आप साइड में बैठ जाओ, कोई बात नहीं। मतलब या एक टाइम पे अगर लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ही मोमेंटम है तो आपके पास और भी स्टॉक्स है, आप हाँ, वही सेम फंड कहीं और। कई वेबसॉ कर रही होती है बहुत ज़्यादा, तो मेरे साथ भी होता है, बहुत बार थक जाते हैं, अरे एक बार इसको रुकते हैं, कोई बात नहीं, एक बार इसको साइड में करते हैं, एक दो दिन में शांत हो जाती है, कोई न्यूज़ प्ले होना हो रहा है, वो हो जाता कर जाता है, शांत हो जाती है, तो उसके बाद फिर उसके अंदर डिप्लॉय कर दो ट्रेड। और मैंने देखा इतनी जल्दी से है ना, उसके अंदर प्रीमियम स्कूल ऑफ नहीं होते हैं, थोड़े से कम होते हैं, बट दैट इज़ राइट पॉइंट। सो अगेन विद एक्सपीरियंस यू गेट बेटर एंड बेटर एट इट। सो बेसिकली आपने एडजस्टमेंट का जो रूल बनाया है कि 0.15 डेल्टा में बेच रहा हूँ, जैसे ही वो 0.25 से किसी भी साइड का डेल्टा क्रॉस हो रहा है, आप पूरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हो और जहां से है स्टॉक उससे वापस से एक रीसेंटरिंग कर दे रहे हो, एंड देन फिर से आपका ट्रेड आप फिर अब जब तक छुओगे नहीं जब तक वो 0.15 वाला डेल्टा 0.25 ना हो जाए। करेक्ट? राइट। चलो फिर ये एडजस्टमेंट रूल मेरा क्लियर हो गया। अभी थोड़ा और इसमें कुछ है तो सर बताइए। इसमें एक थोड़ा सा वेरिएशन और यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ कई बारी, क्योंकि अब थोड़ा सा क्या हो जाता है कि आप इतने टाइम से हो जाते हैं, थोड़ा सा बोल्ड हो जाते हैं, उतना सही है, उसको रूल ब्रेक करना तो नहीं बोलेंगे, बट देन अगेन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू गेट वेरी यूज्ड टू इट, यू कैन टेक सच चांसेस वेयर व्हाट यू डू कि आप जो रिस्क साइड है उसको नहीं मूव करते हैं, जो सेफ साइड है उसको यू ब्रिंग इट अप। ओके, तो आप रिस्क ऑन कर रहे हैं कि अगर कॉल साइड मेरा एक्सपैंड हो रहा है, हाँ हाँ, कॉल साइड आप का just डेल्टा, call risk, हाँ ऐसे ऐसे। कॉल साइड का डेल्टा 0.15 से 0.25 हो गया, तो जो पुट साइड का डेल्टा अपना 0.8 या 0.1 हुआ है उसको आप थोड़ा रिस्क ऑन करके 0.2 तक ला रहे हो। करेक्ट? यस यस। तो अगेन आप क्या होता है कि इसी अडानी ग्रीन वाले एग्जांपल में जब हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर आपके तीसरों ऊपर चली गई, तो अब आपकी कॉल तो पास आ गई, पुट उससे उतनी दूर हो गई, तो आप लेट से पुट को 30-40 रुपए ऊपर ले आते हो, तो पुट की स्ट्राइक से ऊपर आ जाएंगी, तो यू गेट एक्स्ट्रा क्रेडिट। प्रीमियम, तो हाँ हाँ, तो आपके जेब में एक्स्ट्रा प्रीमियम आ गया। में आ गया। अगर आप उसको अब वहीं पे वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है ना, ऊपर नहीं जाता या ज़्यादा नीचे नहीं जाता, तो वो उसके लिए बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि यहीं रुक गया, तो आपका फिर वो क्या है, धीरे धीरे है ना, विद पैसेज ऑफ टाइम आपके डेल्टा भी वो फिर वापस 15-10 पे आ जाएगी विद टाइम। that it's a bit subjective, so not recommended to start with, maybe after you एक दो साल बाद, 10-20 हाँ 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 10-20 एक्सपायरीज के बाद में फिर इजी हो जाता है थोड़ा सा ये सब चीज़ें ना इम्प्रोवाइज करना। ठीक है सर, ओके। और बल्कि इनफैक्ट एक चीज़ और है, ये क्या है कि कोई सेटअप ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बेस्ट सेटअप है, मेरे को तो ये लगता है कि इसके अंदर भी बहुत कुछ प्ले करने की गुंजाइश है, बहुत एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई टूल्स नहीं है जिसमें इनका कोई थोड़ा बैक टेस्ट रन कर सकूँ कि यही बेस्ट केस सिनेरियो है। There might be some other combination which are doing best, but for somebody who is learning and wants to make a start, जो मैं कर रहा हूँ भाई, मैं वो बता रहा हूँ, बट हो सकता है कोई इससे मेरे को, आई एम श्योर देर आर more smarter and more intelligent people who can do it much better, more efficiently. नहीं सर, This can be a starting point for इतना सिस्टमेटिक चीज़ें बनाई हुई और इतने सालों से आप कर रहे हो, और मैं पर्सनली भी आपको जानता हूँ कितने अच्छे ट्रेडर हो, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि कोई ये सिस्टम आपने बिल्ड किया तो अच्छा ही है। ओके, तो ये इसके अंदर अडानी ग्रीन का जैसे एग्जांपल है, तो दिस इज ऑलरेडी वी डिस्कस कि आपने इसको स्क्वायर ऑफ किया और फिर नया कर दिया। ये बेसिकली अब ये दूसरा सिस्टम, दूसरा वैल्यू डेल्टा बेस तो मैंने बताया, अब दूसरा ये तरीका है, इस वाली स्लाइड में दूसरा तरीका बताया गया है, जहाँ पे मैं इसके अंदर एक एग्जिट क्राइटेरिया भी रखता हूँ। प्लीज बताइए। जिसके अंदर अब मैंने ये अगेन जैसे देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, मेरी सोल्ड कॉल है 1140 की, ठीक है, बॉट कॉल है 1180 की, ठीक है, क्रेडिट आया 6 का, 6 रुपीज, यस, ठीक है, 20 पॉकेट में है, 14 मैंने बाय करने में दे दिया, 6 आर स्टिल इन माय अकाउंट। अब वो स्टॉक ऊपर चला गया, वही लेट से 1060 से 1090 1100 आ गया। सो अब क्या हुआ कि मेरी जो स्प्रेड की जो वैल्यू थी वो 6 रुपीज़ थी। सो अब वो मैंने इसे स्लाइड में 3 टाइम्स लिख रखी है, तो 3 टाइम्स में तो बिल्कुल निकलना ही निकलना है, बट अगर वो वैल्यू में डबल हो गई, वो जो स्प्रेड की वैल्यू है, स्ट्राइक्स तो 40 रुपीज़ अपार्ट है, तो 40 से ज़्यादा तो होना ही नहीं है, बट जब उनकी वैल्यू 6 रुपीज़ आपने क्रेडिट लिया था और जब उसकी 12-15 के आसपास उसकी जब स्प्रेड की वैल्यू आ जाती है ना, देन यू शुड बी वेरी कॉशियस। ओके, वहाँ पे आपका एडजस्टमेंट आपको ट्रिगर हो रहा है, एडजस्टमेंट ट्रिगर हो रहा है लगभग 18 पे आता ही, तो आपको उसके अंदर रहना ही नहीं है। स्क्वायर ऑफ करके और नया बना लो। ये वाला कब काम आता है, जब व्हेन यू आर मूविंग टू क्लोज टू एक्सपायरी, तब ये ना डेल्टा वाला थोड़ा सा काम नहीं करता। अब जब करना शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा कि यार ये डेल्टा तो बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है, और आप
का डेल्टा है ना, दोनों साइड ही कम हो जाएगा. आप यू स्टार्टेड विद 15 एंड लेट्स से 15 ट्रेडिंग सेशन हैज पास्ड. सो 15 ट्रेडिंग सेशन पास होने पर क्या होएगा कि उन्हीं चीज का डेल्टा 5-6 आ जाएगा. करेक्ट, आई एग्री. विद पैसेज ऑफ टाइम तो आप क्या करोगे, आपके पास आके एट द मनी पे बैठ जाओगे या एक स्ट्राइक दूर पे हो जाओगे और फिर आखिरी दिन गामा के इफेक्ट से सिर पकड़ोगे ना. सो उस केस में क्या होता है, ये आपको दूसरा एक मैकेनिज्म है. ओके. सो पहला आपका डेल्टा का ही है, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, एक्सपायरी थोड़ा जब पास. हाँ, जब कुछ दिन ही बचते हैं, 5-7 दिन बचते हैं एक्सपायरी को, तब ये वाला मेथड ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है रादर देन जस्ट लुकिंग एट द डेल्टा. एंड उसके बाद ही मान लो 6 वाला 12-15 हो गया, देन आप उस टाइम पे भी रीसेंटरिंग ही कर रहे हैं. नॉट नेसेसरीली. अब अगली स्लाइड उसका जवाब देखिए. प्लीज. सो व्हेन नॉट टू एडजस्ट. यस. सो अब आपके 3-4 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं. अब आप क्या करते हो कि अब आप अपनी सेफ साइड भी ऊपर लेके आ रहे हो और अपनी जो रिस्क साइड दूर लेके जा रहे हो. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि रिस्क साइड आपको प्रोटेक्शन नहीं दे रही है. दूसरा आप ऑब्जर्व करोगे कि आपने लेट से 0.15 डेल्टा की आपने सेल तो लगा ली, लेकिन उसके नेक्स्ट स्ट्राइक का ही डेल्टा जो होगा ना, वो 0.5 हो रहा है, 0.7 हो रहा है. क्योंकि अब हर स्ट्राइक के डेल्टा में ही बहुत ज़्यादा फर्क होने लग गया. तो दैट इज़ अ क्लियर हिंट दैट आप जो प्रोटेक्शन बाय कर रहे हो, दैट इज़ नॉट प्रोटेक्शन इनफ. सो दिस इज़ एन अलार्म बेल फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द ट्रेड. ओके. सो अब कोई चीज़ तंग कर रही है, तंग करती लग रही है, सो स्क्वायर ऑफ दैट ट्रेड, स्क्वायर ऑफ एंटायरली और स्क्वायर ऑफ वन साइड. सो इस तरह से आप अपना मार्जिन फ्री कर सकते हो. सो अभी इसमें एक चीज़ है कि आप पूरे जो पोजीशन है उसको एक्सपायरी तक होल्ड करके जाते हो, पूरा बीच में कुछ टारगेट नहीं और कुछ भी ऐसा नहीं कि नहीं. हाँ, इसमें कई बार क्या हो जाता है, जैसे आपकी सेल लेग है, यू सोल्ड एट 30, बाय लेग यू बॉट एट 20 पॉइंट्स. अब वो आखिरी के 1-2 दिन में क्या हो गया है, सेल लेग जो है वो आ गई 1 रुपये की, बाय लेग आ रही है 80 पैसे की. तो 20 पैसे का स्प्रेड 20 पैसे का है. उसके पीछे आपका मार्जिन डिप्लॉय हो रहा है 30,000 का, 20 पैसा, और एब्सोल्यूट टर्म्स में उसकी वैल्यू सिर्फ 80-100 रुपये है. क्यों रखना फिर एक नहीं. तो वही लेते 500 का मल्टीप्लायर है, सो उसकी 100 रुपये की 80 रुपये की वैल्यू है. अब आप क्या करोगे, काट लो, 20,000 रुपये रिलीज हो गए आपके. अब आपको कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर डिप्लॉय करो और आपका उस ट्रेड का रिस्क भी खत्म हो गया. ओके. एंड यू हैव पॉकेटेड ऑल द प्रॉफिट, द सेटिस्फेक्शन वो भी हो जाती है. सो अब इस तरह से मैंने अपने 30-40 पोजीशन भी क्लोज करी, तो मेरे कितना लगा, 3-4,000. हाउ मच, व्हाट्स द साइज ऑफ दैट 3-4,000 आउट ऑफ माय, मे बी वेरी फ्यू 3-4 परसेंटेज पॉइंट इन माय होल ओवरऑल पोर्टफोलियो. सो मंथली प्रॉफिट के 3-4% के पीछे अगर मैं अपनी कैपिटल फ्री कर पा रहा हूँ, और हो सकता है मैं जैसे मेरे केस में मैं मल्टीपल स्ट्रेटजीज रन करता हूँ, तो वो कहीं और मैं डिप्लॉय कर लूँ. ठीक है. अभी सर एक तो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे होता ना दिमाग का खुलना, वो हुआ. मैंने 1-2 और सवाल है. तो सबसे पहले ये मुझे बताओ कि आप ऐसे मान लो मैं अगर इसको स्टार्ट करने चाहता हूँ, लेट्स से मैंने 10 या 20 स्टॉक्स का बास्केट बना के किया. चलो आप स्टैगर्ड मैनर में एंटर तो कर रहे हो तो वो इजी हो जाएगा. या अगर मैं 20 स्टॉक्स का कर रहा हूँ तो एक दिन में 3-4 करके मैं कर रहा हूँ. लेकिन जब मेरे पास 20 के पोजीशंस एक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद वो मैनेजमेंट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होता. वो मैनेजमेंट, क्योंकि वो आप मैनुअली सारी चीज़ें कर रहे हो. 20 स्टॉक्स मतलब 80x का वो पूरा आपके पास पोजीशंस में आएगा. सो वो कैसे मैनेज करते हो, और थोड़ा सा मुझे बताओ कि वो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ अगर मुझे स्ट्रैटेजी ट्रेड करनी है. राइट. उससे पहले एक सवाल और भी था आपका कि कितनी कैपिटल चाहिए और कैसे करना है. तो उसके अंदर अब आपको तरीका बताता हूँ. अब कम कैपिटल आपकी एंड स्टिल यू वांट दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी विच इज़ नॉट टू एक्टिव, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको चार्ट वगैरह देखना करना कुछ नहीं है, विच इज़ बेस्ड ऑन मोर ऑन स्टेटिस्टिक्स अदर देन एनीथिंग. पर आपके पास लिमिटेड सी कैपिटल है, तो लिमिटेड सी कैपिटल में आप क्या करो, जो आप कॉन्डोर बना रहे हो ना, वो आप ज़्यादा दूर के मत बनाओ. ओके. ज़्यादा दूर के नहीं बनाओगे और कोई चीज़ 10% एक साइड भाग गई, टूट गई, कुछ भी हो गया, तो वर्स्ट के सिनेरियो आपका जो है, वर्स्ट के सिनेरियो की सिचुएशन में आपका लॉस कम होगा. ओके. उस केस में प्रॉफिटेबिलिटी तो कम होगी, लेकिन एटलीस्ट यू हैव गॉट अ स्टार्टिंग पॉइंट वेयर यू कैन पार्टिसिपेट. तो आप कम कॉन्डोर्स करो. वर्स्ट केस सिनेरियो आपका इंडिविजुअल स्टॉक का कम होगा और वो 10% अपर सर्किट लोअर सर्किट कुछ भी होता, फिर आपको पता है कि मेरा लॉस ज़्यादा नहीं है. हाँ, उसको कंपनसेट करने के लिए आपका प्रीमियम इन पॉकेट कम आएगा, बट दैट यू हैव टू टेक इन स्ट्राइड कि आप कुछ चीज़ सेव कर रहे हो, तो उससे आप कम फिर डाइवर्सिफिकेशन से पार्टिसिपेट कर पाओगे. Okay. अब आपका डाइवर्सिफिकेशन कम हो गया क्योंकि आपकी ओपन पोजीशन
कुछ स्टॉक में, और उसमें से मान लो 2 बैंकिंग स्टॉक्स थे और बैंकिंग में कुछ मूवमेंट आ गई, और आपका अगर उस केस में वर्स्ट केस सिनेरियो लिमिटेड है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, तो आप थोड़ी सी कम कैपिटल से भी इसको कर सकते हो। बाकी आप खुद एक बारी डाउट में हो तो 1-2 महीने पेपर पे Practice ट्रेड करो, करके पेपर पे, देखो, हाँ। स्क्रीन पे लगा के देखो, थोड़ी सी मेहनत तो वो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो था कि इतनी सारी पोजीशन आप मैनेज कैसे करते हो। मैनुअली, यस। अब मेरी केस में बात करो तो थैंकफुली आई एम ट्रेडिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल, सो मेरी तो एक टाइम में 600 पोजीशंस तक भी ओपन रहती है। आप अभी ऑफ कैमरा बता भी रहे थे कि मैं 700 ऑर्डर आज पंच करके आया हूँ, मेरी उंगलियां दर्द कर रही या बिकॉज इट वाज अ ड्रेडफुल वे। सो ये होता है। तो मेरे साथ मैंने देखा है कि 600 पोजीशन, मतलब नंबर ऑफ पोजीशन लिखा आता है वो, तो उसमें देखता हूँ भी, काउंट नहीं करा कभी, पर नंबर ऑफ पोजीशन से लिखा आता है, तो उसके अंदर 600 लाइंस तक होती हैं। बट अब बहुत ज़्यादा मुश्किल दिन होता है तो उस दिन तो काफ़ी स्ट्रेच करना पड़ता है। बट ऑन ए नॉर्मल डे व्हाट यू हैव टू डू कि आप मार्क टू मार्केट से आपको दिख जाता है, हाईलाइट हो जाता है। जैसे कोई चीज़ लेट्स से 5% अप हुई है, 5% अप हुई है, तो उसकी क्या होगा, उसकी कॉल साइड अपने आप ही जो सेल लेग है वो लॉस में दिखा रही होगी, सो आइडेंटिफाई हो जाती है। तो आपकी 50 पोजीशन है, उसमें से 3-4 चीज़ें हैं जो गेनर्स में। अब उसका, हाँ, और थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ। मार्केट खुलने से पहले ओपनिंग सेशन में ही आपने अपना यूनिवर्स 50 चीज़ों का है, वो उसके आप विंडो बना लिया, उसके अंदर आपने गेनर्स लूजर्स देख लिया। अब आपकी उस 50 में से आपको पता है कि यार मेरा तो आज ये 2 स्टॉक्स ऊपर खुलने वाले, 2 स्टॉक्स नीचे खुलने वाले। आपने अपनी पोजीशन देखी, आपने देखी यार ठीक है यार, आई एम स्टिल, इस भाव से भी आई एम स्टिल 8% अवे, मेरे को कुछ नहीं करना। आप देखते यार ये तो पास में है, अब खुलने वाला है, लेट इट कूल डाउन, स्काई इज नॉट गोना फॉल डाउन। आप खुल गया बाजार, काम हो गया, कई बार तो रिट्रेस कर जाते हैं और कर जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो काम डाउन हुए, आपको लग रहा है कि यार ये डेल्टा यहाँ पे सेट हो गया, ये सेल लेग का डेल्टा जो 30 के पास आ गया, 27 पे सेट है, उसके बाद आप उसको स्क्वायर ऑफ करके कर लो। ठीक है। इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत जो होती है ना, ट्रेड करते वक्त जो दिक्कत आती है स्लिपेजेस की आती है। स्टॉक ऑप्शंस में तो है, स्लिपेजेस की आती है, तो थोड़ा सा क्या ऑब्जर्वेशन से और आप बिडिंग सही से करोगे, बेस्ट बायर बनना, बेस्ट सेलर बनना, और थोड़ा सा पेशेंस रखना, तो उससे हो जाता है। बट अगेन अगर आपने एक लेग आ गई, दूसरी लेग नहीं आ रही एंड इट रन्स अवे, देन बाइट द बुलेट, और उसको वो जो छोटा सा लॉस होता है ना 200-500 रुपए का, आप क्योंकि ऐसे ही कुछ होता है चेज करते रहते हैं हाँ, कभी। तो बहुत ज़्यादा आपको रिजिड नहीं होना कि नहीं नहीं मेरा भाव आएगा, आप उसको काट के और कर लो। ये उसको भी अगेन स्लिपेज का ही पार्ट मान के चलो, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली तो ये होता है कि हु हैज़ द लास्ट लाफ। जब आपको ही आने हैं तो ले जाओ भाई, स्लिपेज के पैसे 10-20 पैसे तो ले जाओ, इस तरह से सोचना चाहिए। अभी इसमें एक और सवाल है, बस ये आखिरी सवाल होने वाला है मेरा, जी। कि बहुत सारे पोजीशंस हैं, मैं जस्ट क्योंकि मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा बस एक आखिरी ये सवाल है कि मेरे पास इतने सारे पोजीशंस होंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में अचानक रैंडमली स्टॉक्स फट जाता है, ठीक है, तो हम स्क्रीन के सामने चिपके भी हुए हैं कभी भी, लेकिन वो कोई स्टॉक कौन सा फट रहा है वो हम ध्यान नहीं दें, क्योंकि 40 स्टॉक्स है तो 40 स्टॉक्स के चार्ट को ऐसे इंडिविजुअली ट्रैक कर पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट, और उनके ऑप्शंस के प्रीमियम्स को भी ऐसे इंडिविजुअली ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। इसका डेल्टा 0.15 से 0.25 गया, तो क्या कोई अलर्ट सिस्टम है जो हम अपने चार्ट पे डिप्लॉय कर सकते हैं, या उसको कैसे हम मैनेज करें जब अचानक ऑल ऑफ अ सडन एक स्पाइक आता है? जब गेनर लूजर के आपने, नहीं, वो तो सुबह में हुआ। नहीं सुबह में नहीं, ड्यूरिंग द डे आप उसको करो ना, शॉर्ट करते रहो ना। कोई चीज़ अगर मूव करी है तो वो आएगी ना आपके, आपको सिर्फ परसेंटेज गेन और लॉस से ही आप उसको पता लगता रहेगा आपको। ओके, वो जो वॉच लिस्ट है उसमें से आप रखो उसका। आपको एक स्क्रीन के ऊपर जनरली 30, 40, 50 स्क्रिप्ट ऐसे आ जाती। अगर आपकी 50 स्क्रिप्ट में क्वेश्चन उन 50 स्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई भी चीज़ अगर 5% ऊपर नीचे हुई है, तो आपको एक शॉर्ट का बटन भी दबाना है, वो आ जाएगी टॉप पे, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें अपने को। और एक दूसरा तरीका जो शॉर्टकट वाला तरीका है, उसमें क्या है, आप अपने M2M पे भी नजर रखो। हाँ, बट M2M वाला थोड़ा वो नहीं, टोटल M2M जो आता है ना, हाँ। इसके अंदर क्या M2M बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, जैसे धीरे धीरे प्रॉफिट आता ना बड़ा। बट ये शॉर्ट वाला आपने सही बताया। एकदम से क्या होता है, जैसे किसी चीज में स्पाइक आई है, मूवमेंट आती है ना, एकदम से आपको प्रॉफिट कम होता है, तब मेरे को ऐसे ट्रिगर हो जाता है कि अरे देखो पोजीशन कुछ ना कुछ भागा है। हाँ, तो वही है कि कुछ पैनिक नहीं है, मतलब कुछ भागा है, फिर उसको देखते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है अभी कंट्रोल में है। जब उसका लेवल आ गया कर गया, तब उसको फिर प्यार से काट के फिर बनाना करना, देन जो आपका प्रोसीजर है वही फॉलो करना है। बट आपका जो मेन क्वेश्चन था कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई और आपको क्या ट्रिगर्स रखने हैं, तो ट्रिगर आपकी जो वॉच लिस्ट आपने जो इंडिविजुअल स्टॉक्स की बना रखी है वही कर लो, उसके अलावा अपनी पोजीशन वैसे भी आप मॉनिटर करो। मतलब
बेसिकली जिन स्टॉक्स में मेरी पोजीशंस है उनकी एक अलग वॉच लिस्ट रखें और उसमें हम अपना वो गेनर और लूजर ट्रैक करते रहे। हाँ, उससे आसानी से आपको आसान पता लग यार, जाएगा। हाँ वो मैं समझ गया, वो मैं विजुलाइज नहीं कर पा रहा था। ठीक है सर। मतलब मुझे काफ़ी टाइम बाद, मुझे भी 8-9 साल हो गए, मुझे काफ़ी टाइम बाद मुझे लगा कि मैं जो सोचता था वो गलत है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में लोग कर रहे हैं और सालों से करते आ रहे हैं और जो हमें लगता है अरे ये तो नहीं है, इससे थोड़ी पैसा बनता होगा, बट क्योंकि मैंने अपना सब कुछ देखा और मैं पर्सनली भी जानता हूँ, सो मुझे आज बहुत टाइम बाद कुछ नया सीखने को मिला है और सच में मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ। और कुछ भी क्वेश्चंस रहेगा तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। बहुत आपके भी अगर ये स्ट्रैटेजी आपने देखी, पहले जाइए पेपर ट्रेड करिए जैसे सर ने बताया, 2-3 महीना पेपर ट्रेड करेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा। एंड अगर कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, सर आपको रिप्लाई करेंगे, राइट। एंड थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा लगा मुझे, राइट। अभी इसको मैं ट्राई करने के बाद 2-3-4 महीने बाद फिर से मैं पूछूंगा जो मेरे क्वेश्चंस रहेंगे, एंड हम ट्राई करेंगे कि अगर इस पॉडकास्ट पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो मैंने आपका कम्युनिटीज़ का ट्रेड देखा हुआ है जिसमें आप बड़े बड़े MTM बनाते हो, तो वो कम्युनिटी वाली स्ट्रैटेजी भी हमें सीखने का मौका मिले फिर कभी। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.